जस्ट अ मिनट, यस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट गाइस 1999, जिसको हम फेमा के नाम से जानेंगे, तो ये बात करता है कि भैया फेमा जो है, राइट, वो क्या है एंड क्यों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, बिकॉज ऑलरेडी फेरा तो वहां पे हुआ ही करता था, foreign exchange regulation act was there, then why government has prepared this another act or replace this FERA with FEMA? ठीक है, समझना गाइस। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया कोई ट्रांजैक्शंस करते हो, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हो, सपोज आप यहाँ पे हो इंडिया के, समझना मेरी बात, इंडिया के ये मिस्टर मोची वाला है, ठीक है, मोची वाला है, जो क्या करता है, ये जूता बनाता है, शू, जूता, बूट, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। ये बंदा इतनी अच्छी क्वालिटी का, इतनी अच्छी क्वालिटी का शू बनाता है कि फॉरेन में भी इसकी डिमांड होती है, राइट। तो यस, ये भाई साहब आउटसाइड इंडिया इस शू को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। ये भाई साहब आउटसाइड इंडिया इस शू को क्या करता है गाइस, एक्सपोर्ट करता है ये शूज को, ठीक है। अब समझना, समझना, इस एग्जांपल को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना जो इंडिया है गाइस, ठीक है, मोदी जी इसको चला रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट इसको चला रही है, ठीक है। अब ये इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, ठीक है, वी आर इन द फेस ऑफ डेवलपिंग कंट्री, हमको उसको डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो मुझे बताइए, तो मुझे बताइए, अगर डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी? कैन आई से दैट कि अगर आप इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हो तो आपके पास एटलीस्ट बेसिक चीजें जो है उससे ऊपर जाके आपको एक चीज सोचना पड़ेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपके सिटीजन्स के पास है, राइट, गवर्नमेंट सिटीजन्स का अच्छे से ख्याल रख रही है, सिटीजन्स एडुकेटेड है, राइट, प्रॉपरली अर्न कर रहे हैं, मेजोरिटीज आर देयर, राइट, कि जो इस हिसाब से रहते हैं, ठीक है, तब जाके आपकी कंट्री डेवलप्ड कंट्री बनेगी। फॉर एन एग्जाम्पल कि सपोज अपनी कंट्री जो है गाइस वो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, अगर अगर किसी सीजन में, किसी सीजन में सपोज मॉनसून सीजन है एंड ये मॉनसून सीजन में इंडिया में बारिश नहीं होती, ठीक है, इंडिया में बारिश नहीं हुई। अब इंडिया में बारिश नहीं हुई तो हुआ यूं कि गेहूं, वीट जो हम बोलते हैं, राइट, उसका प्रोडक्शन जो है वो लेस हुआ, और नेग्लिजिबल हुआ, ठीक है। अब अगर इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो डेली दोपहर में रोटी बनाती है या पराठा बनाती है, ठीक है। अब जब आपके पास सफिशिएंट मात्रा में वीट ही नहीं है तो क्या बनाओगे आप? समझना मेरी बात बड़े ध्यान से, ठीक है। जितने भी वीट थोड़े बहुत हुए थे वो तब उसका दाम जो है वो तो महंगा हो गया, ठीक है। अब अगर इंडियन पीपल को सरवाइव करना है, सो नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कि कुछ भी करके इनको क्या करना पड़ेगा गाइस, ये गेहूं, ये गेहूं उनको कुछ भी करके, बड़े ध्यान से समझना, कुछ भी करके ये गेहूं उनको बाहर से मंगवाना पड़ेगा, इजंट इट? अगर आपको अपना कंट्री बचाना है, राइट, आपकी इकोनॉमी बचानी है और हर एक चीज, अदरवाइज अगर ये भाव बढ़ता गया तो लोचा हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए यहाँ से आपको ये जो वीट है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, समझना कि मेरे
मैं कब कनेक्शन कर दूंगा एग्जाम्पल्स का, इसीलिए इसी के अंदर रहना। ये इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको ये वीट का, ठीक है, फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप बाहर की कंट्री से ये गेहूं, बिकॉज आपके इंडिया के अंदर बारिश नहीं हुई है, आपने फॉरेन से इसको इंपोर्ट किया है। अब यहाँ पे ये इंडिया, आउटसाइड इंडिया को कुछ कंसिडरेशन देगा क्या? हम इनको रूपी का नोट जो अभी नया बनाया है 4 साल पहले, क्या इनको हम ये 2000 का 500 का ये वाला नोट देंगे तो चलेगा? बिकॉज हमारे पास तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सिर्फ क्या बनाता है? रूपी नोट बनाता है, राइट, इंडियन करेंसी। इनके पास तो यही छापने का अधिकार है, तो हमारे पास तो वही था। तो क्या इंडिया फॉरेन फॉरेन कंट्रीज को इंपोर्ट किया हमने वीट बिकॉज बहुत जरूरत थी। अगर आज ये वीट नहीं मंगवाया होता तो शायद इंडियन पीपल वहां पे, राइट, पॉसिबल है कि वो लोग सपोर्ट नहीं करते फिर गवर्नमेंट को। बिकॉज अगर आज कंट्री के अंदर, हम अपने घर के अंदर अगर कोई चीज नहीं होती है तो पापा कैसे मेहनत करते हैं, राइट, और वो चीज अपन को लाके, जो बेसिक चीज है, हम मौत शौक की चीजें की बात नहीं कर रहे, हम बेसिक चीज की बात कर रहे हैं। आप डेवलप्ड कंट्री बनने का सोच रहे हो और एटलीस्ट एक बेसिक चीज गेहूं, राइट, और वही आपकी कंट्री के अंदर ना हो एंड यू आर अनेबल टू इंपोर्ट द सेम फ्रॉम द अदर कंट्रीज, तो आप कैसे सपना देख सकते हो डेवलप्ड कंट्री बनाने का? यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो यस, अपनी फैमिली को चलाने के लिए अगर पापा कुछ भी करके अगर वो चीज लेके आते हैं, देन यस, पूरी कंट्री को चलाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, रूलिंग पार्टी हो, राइट, उनको वहां पे क्या करना पड़ेगा कि यस, भाव भी नहीं बढ़ना चाहिए एंड फॉर सफिशिएंट मात्रा में आप गेहूं भी लेके आ रहे हो, ठीक है, ये सब कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। बट द क्वेश्चन इज दैट क्या इंडियन गवर्नमेंट ये आईएनआर दे सकती है, इंडियन रुपीस, राइट, और इंडियन रुपीस देके क्या अपन को गेहूं मिल जाएंगे फॉरेन से? कम ऑन गाइस, बताइए, इज इट पॉसिबल? कम ऑन गाइस, सचिन ठक्कर सर आ गए हैं एक और स्टोरी लेके, इकोनॉमिक्स लॉ की। नहीं कर सकते, ठीक है, देयर आर मेनी आंसर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स कि सर नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे? है कम ऑन गाइस, अगर अपने पास तो आईएनआर ही है और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो अपने, बिकॉज हम आरबीआई के पास मशीन पड़े हैं नोट छापने के, बट वो मशीन के अंदर क्या डॉलर छाप सकते हैं? नहीं छाप सकते। यूरो छाप सकते हैं क्या? नहीं। पाउंड नहीं सर, सिर्फ रुपी छाप सकते हैं और कुछ भी नहीं छाप सकते, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब समझना, तो फिर अगर अपने पास ऐसा करेंसी ही नहीं है तो क्या करेंगे? सर एक्सचेंज करवाना पड़ेगा आपको, एक्सचेंज। हे कम ऑन गाइस, एक्सचेंज कहाँ से करवाओगे? कोई आपको रुपी के सामने, कोई आपको रुपी के सामने डॉलर थोड़ी देगा। अरे सर देंगे ना, अपनी अथॉरिटी होती है, राइट, बट वो तो इंडियन अथॉरिटी ना, समझ रहे गाइस? आप बोल रहे हो कि रुपी के सामने आप डॉलर ले लोगे, समझ रहे हैं मेरी बात बड़े ध्यान से, राइट, बट वो आपको फॉरेन गवर्नमेंट थोड़ी रुपी के सामने डॉलर दे रही है, अदरवाइज तो हम ही उनको रुपी ना दे देते, ठीक है। वो तो इंडियन पीपल को हेल्प करने के लिए, इंडियन पीपल को हेल्प करने के लिए, राइट, अभी आपको रुपी के सामने एक ऐसा करेंसी चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, समझ रहा मेरी बात? आपको कोई ऐसा करेंसी चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, या एटलीस्ट वो सामने वाली कंट्री उसको एक्सेप्ट कर रही हो, ठीक है। सो इट मे बी कि आप पाउंड, डॉलर, ठीक है, जापानीज यूरो अगर आप लेते हो वहां पे तो डेफिनेटली चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, ठीक है। तो अभी आपको रुपी के सामने ये कन्वर्ट करना है, राइट। इंडिया के अंदर सर बहुत सारे सेंटर्स है जहां पे आपको ये कन्वर्जन करके देंगे। अरे बट ये लोग ये लाएंगे कहाँ से? ये थोड़ी ना है कि फॉरेन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बेसिस पे उनको देती है, फिर ये लोग इंडियन अथॉरिटी जिनके पास भी जो फॉरेन एक्सचेंज करके देते हैं, राइट, ये लोग वहां पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज और वहां पे आपको देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये करेंसी चाहिए तो आपके पास कहां से आएगा? है कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, मेरी बात, अब मैं लिंक करूंगा इस चीज को। ये जो मिस्टर मोची वाला था, जब ये जूता बेचता है तो उसके सामने ये मिस्टर मोची वाला
ये जो फॉरेन है, फॉरेनर से क्या वो रुपी लेगा? द आंसर इज नो, वो रुपी नहीं लेगा। वो क्यों रुपी लेगा? राइट, समझना। कानून ने बोला अगर आप एक्सपोर्ट करते हो शू, तो आपको डेफिनेटली एक ऐसा करेंसी लेना है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। फॉर एन एग्जांपल, ये मिस्टर मोची वाला पाकिस्तान को ये शू बेचता है, तो वो पाकिस्तान से कभी भी पाकिस्तान की करेंसी नहीं लेगा, ना ही उसको इंटरेस्ट है आईएनआर लेने में। वो क्या बोलेगा पता है भाई, कि तू मेरे को ऐसा करेंसी दे जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। ठीक है, और जनरली जो डीलिंग होती है गाइस वो डॉलर में होती है, समझना। जनरली जो डीलिंग होती है वो किसके अंदर होती है रे? डॉलर के अंदर होती है। अब मिस्टर मोची वाला ने सपोज पूरे साल में 2 लाख डॉलर का ये जूता एक्सपोर्ट किया है, समझना मेरी बात बड़े ध्यान से। क्यों उसने ऐसा किया? बिकॉज अगर वो रुपी लेता तो ये रुपी तो हमको जरूरत के वक्त काम ही नहीं आता गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसने भाई साहब ने क्या लिया गाइस? डॉलर लिया। अब ये मिस्टर मोची वाला क्या अपने पास ये 2 लाख डॉलर रख सकता है? द आंसर इज नो, राइट, समझ रहा गाइस। ये इसने पहले ये किया, फिर डॉलर लिया। अब कानून क्या बोलता है? कानून ने इस चीज के नियम बना दिए। हे भाइयों बहनों, अगर आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हो, सामने आपको ये करेंसी वगैरह जो भी मिलेगा, नाउ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो डॉलर करेंसी आपके पास आई 2 लाख डॉलर, राइट, ये आपको इंडियन अथॉरिटी को देना पड़ेगा। ठीक है, ये इंडियन अथॉरिटी मतलब जो फॉरेन एक्सचेंजर्स होते हैं, राइट, इनको आपको सबमिट करवा देना पड़ेगा। एंड सामने हम आपको क्या दे देंगे? अरे सर ये तो हम छापते हैं, ये तो अपने पास पड़ा है, आरबीआई के पास मशीन पड़ा है, वो चाहे उतना छापेगा, राइट। सामने हम आपको क्या दे देंगे? ये रुपी दे देंगे, राइट। और वैसे भी मोची वाला के पास तो रुपी ही रहेगा, बिकॉज उसके लिए तो क्या है, वो रुपी चलता है, राइट। तो यस, इंडियन गवर्नमेंट वो इनको सामने रुपी, इसका जो भी एक्सचेंज रेट होता होगा, सपोज 80 रुपया है, राइट, तो उस हिसाब से 2 लाख इंटू 80, 160 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, इतना अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट और अथॉरिटी इनको प्रोवाइड करती है, ये मोची वाला को। एंड इंडिया के पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा गाइस? 2 लाख डॉलर आ जाएंगे। इंडिया इंडिया क्या करेगी? सो गवर्नमेंट क्या करेगी इस चीज को, कि गवर्नमेंट के पास यहाँ पे अब वर्ल्ड वाइड करेंसी जो है, राइट, वो इकट्ठी होती रहेगी। सो गाइस, गवर्नमेंट का मैक्सिमम ट्राई यही होता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा ऐसी करेंसी हो जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। क्यों? उनको मजा नहीं आता है, उनको ऐसा नहीं है कि रुपी में मजा नहीं आ रहा है नोट देख के, डॉलर का नोट। अरे अगर आपके पास वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी होगा तो यस, ऐसी सिचुएशन जब होती है कि जब गेहूं नहीं प्रोड्यूस हुए हैं या वैक्सीन लानी है आपको, राइट। सबसे रिसेंट एग्जांपल, सपोज अपने पास अपना कोविडशील्ड वैक्सीन नहीं बना होता और किसी और कंट्री के अंदर बना होता, अगर आपको वो वैक्सीन इंपोर्ट करनी हो किसी कंट्री से, ठीक है, तो आपको सामने क्या देना पड़ेगा? सिंपल एज दैट, आपको डॉलर देने पड़ेंगे, आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी देना पड़ेगा, राइट। कैसे लेके आओगे? वो आप थोड़ी छापते हो। क्या आरबीआई डॉलर छापता है? द आंसर इज नो। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए गवर्नमेंट के पास वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी ज्यादा से ज्यादा हो, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है गाइस? मैक्सिमम एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। कम ऑन गाइस, समझना, वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। आप देखना, जो भी पर्सन इंडिया में रह के अगर एक्सपोर्ट करता है किसी भी चीज का, गवर्नमेंट उसको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। वाई सो? गवर्नमेंट को पता है कि ये भाई साहब को बेनिफिट्स मिलेगा तो ये एक्सपोर्ट के लिए एनकरेज होगा। अगर हम इसको मैक्सिमम एक्सपोर्ट करवाएंगे तो ये भाई साहब डॉलर कमा के लेके आएंगे। और हमने प्रोविजन तो ऐसी बनाई है कि ये भाई साहब डॉलर लेके आते हैं तो वो अपने पास तो नहीं रख सकते, उसको क्या करना पड़ेगा? अरे भैया, उसको तो ये डॉलर इंडियन गवर्नमेंट को दे देना पड़ेगा, और उसके सामने हम उसको क्या दे देंगे? रूपी, दैट इज आईएनआर, जो हम छापते हैं वो उसको हम दे देंगे, सो दैट हमारे पास मैक्सिमम स्टोरेज किसका हो जाएगा? इस डॉलर का हो जाएगा। यस, यही सब कुछ, द अल्टीमेट मोटिव फॉर दिस इज फेमा, कि आप फॉरेन एक्सचेंज जब कभी भी करते हो, राइट, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, फॉरेनर्स के साथ डील करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज देते हो, यस, ये सबके वहां पे उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए एंड एक चैप्टर के अंदर इसको इन्वॉल्व कर दिया। दैट इज व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक सिचुएशन ऐसा आया था गाइस,
कि इंडिया के पास सफिशिएंट मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज करेंसी नहीं था। अगर 2-3 साल के लिए लगातार अगर बारिश ना हुई ना, तो इंडिया वहां पे अंडर डेवलप्ड कंट्री भी हो जाए, ऐसा सिचुएशन आ गया था। ऐसे सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए उन्होंने वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया था। समझना कि इस फेरा जब इंट्रोड्यूस हुआ, वो तब इंट्रोड्यूस हुआ था जब इंडिया की हालत एकदम कठिन थी, राइट। तब जाके गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमारे पास मैक्सिमम फॉरेन करेंसी होना जरूरी है, एंड इसीलिए हमको कोई एक एक्ट बनाना पड़ेगा सो दैट हम स्ट्रिक्टली उस चीज को लागू कर सके एंड मैक्सिमम करेंसी इकट्ठा कर सके। समझना गाइस, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो यस, जिसको हम बोलते हैं फेरा, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 1973 एंड द एक्ट केम इनटू फोर्स टू रेगुलेट। समझना गाइस, ये क्यों आया है? टू रेगुलेट द फॉरेन पेमेंट्स, सिक्योरिटीज, करेंसी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, purchase of fixed assets by the foreigners. The act was promulgated in India when the position, this is very interesting guys, when the position of foreign reserves was not satisfactory. अपने पास फॉरेन रिजर्व्स सफिशिएंट मात्रा में नहीं थे, तब जाके आपने ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और इसका जो एम था, जो गोल था, वो ये था, the converting the foreign exchange and its optimum utilization in the development of the economy, as I told you guys. This act applies to whole country, ये पूरे भारत को applicable है। Therefore all the citizens of the country inside or outside India are covered under this act. आपके चाचू, आपके मामा कनाडा जाके रह रहे हैं, बट अब सपोज वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उनको भी फेमा applicable है। Though is residing outside India, still this act will be applicable to him or her. The act extends to the branches and the agencies of the Indian multinational operating outside country, which is owned or controlled by the person who is resident in India. मतलब कि ये फेरा उनको भी applicable है कि जिनका ब्रांच, जिनका MNC जिसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल, राइट, वो आउटसाइड इंडिया है, बट कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा हो तो उनको भी फेरा एप्लीकेबल था। सिंपल, ठीक है। बट यस, उसके बाद फेमा आया 1999 में। फेरा जो था गाइस, वो इंट्रोड्यूस किया गया था पहले 1973 में, एंड उनके बाद जब उनको लगा, तब उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया, दैट इज फेमा। फेमा एक्सपांस। अब कोई चीज आपके पास, समझना, किसी चीज के ऊपर रेगुलेशंस, रेगुलेट करना एंड किसी चीज को स्मूथली मैनेज करना, वो दोनों में जो फर्क है वो फेरा एंड फेमा में है। फेमा एक्सपांड्स टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट व्हिच वाज प्रोमुलगेटेड इन द ईयर ऑफ 1999 टू रिप्लेस एंड टू रिपील द अर्लियर एक्ट। अर्लियर एक्ट मतलब फेरा, राइट। तो यस, उनको रिप्लेस करने के लिए, रिपील करने के लिए फेमा पिक्चर में आया। द एक्ट अप्लाइज टू होल कंट्री एंड टू ऑल द ब्रांचेस एंड द एजेंसीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया, whose owner and controller in Indian resident, and also any violation committed by the person covered under the act outside India, right, उनको ये applicable होता है। But yes, the main objective यहाँ वहां पे रेगुलेट करना था चीजों को, यहाँ पे फैसिलिटेट करना है, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना है। उस टाइम पे तो क्या था, अपने पास करेंसी इतना कम था ना कि हम वहां पे किसी भी चीज का रेगुलेशंस करने के लिए हमारा एम ये हुआ करता था। बट अब हमारा एम नहीं है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है गाइस, ठीक है। तो अब हमारा एम है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को बढ़ावा दें, हम एनकरेजमेंट करें, लोगों को वहां पे उसके फायदे दिखाए, राइट, फॉरेन ट्रेड, एंड टू एनकरेज द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेक्स मार्केट इन द कंट्री। देयर आर टोटल 7 चैप्टर्स इन फेमा in the act which are divided into 49 sections है गाइस, समझना। there are 49 sections total। ये अपना फेमा जो है गाइस, इसमें 49 सेक्शंस है, ठीक है। पर ये क्या बोलता है कि इसमें सिर्फ 12 सेक्शंस ही ऐसे हैं जो ऑपरेटिव है। अगर आपने ये 12 सेक्शंस अच्छे से पढ़ लिए तो आपको, एंड अगर आप अपनी लाइफ में ये 12 सेक्शंस का अच्छे से कंप्लायंस कर रहे हो, तो बाकी के सेक्शंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बाकी के 3 पार्ट वाले सेक्शंस जो है गाइस, ठीक है,
37 सेक्शंस, ये 37 सेक्शंस पेनल्टी से भरे पड़े हैं। कम ऑन गाइस, मतलब के 12 सेक्शंस का कंप्लायंस नहीं किया तो देयर आर 37 सेक्शंस कि जिसमें पेनल्टी, एडजुडिकेशन एंड ऑल ये सब कुछ जो है गाइस वो इसके अंदर ही है। अगर आपने 12 सेक्शंस का कंप्लायंस नहीं किया तो ये 37 सेक्शंस आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे, राइट, पेनल्टी की वहां पे बरछात कर देंगे आपके ऊपर, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप फेमा के अंदर ये 12 सेक्शंस अच्छे से सीख रहे हो। अगर आपने इसके अंदर थोड़ी सी भी डील दे दी, गलती कर दी, देयर आर मेनी सेक्शंस, एज मेनी एज 37 सेक्शंस आर देयर, जो पेनल्टी एंड एडजुडिकेशन एंड ऑल एवरीथिंग्स आर देयर, जहां पे वहां पे राइट कॉन्ट्रावेंशन, अपील, एडजुडिकेशन, राइट एंड सो ऑन। कम ऑन गाइस, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फेरा एंड फेमा। इसका इसका डिटेल्ड में इसका डिटेल्ड में अपन डिफरेंस भी देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फेमा फेरा के अंदर गाइस अगर आप कुछ गुनाह करते हैं ना, समझना, फेरा के अंदर अगर आप कुछ गुनाह करते थे तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, ठीक है। इफ यू कैन सी दिस फेरा जो 1973 वाला है एंड फेमा अपना 1999 वाला है, ठीक है। तो इसने बोला कि भैया अगर आप यहाँ पे कुछ भी वायोलेशन करते फेरा में तो उसको क्रिमिनल, मतलब आपने किसी का खून किया हो, आपने किसी के ऊपर रेप किया हो, वैसे आपको ट्रीटमेंट किया जाता था जब फेरा में आप कोई गलती करते थे। वाइल अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कुछ गलती करते हो तो नो, इट विल बी कंसिडर्ड एज सिविल ऑफेंस एंड नॉट क्रिमिनल ऑफेंस। यहां पे फेरा में कुछ भी वायोलेशन किया सीधा आपको जेल होता था गाइस, सीधा जेल, समझना गाइस, राइट, सीधी बात, नो बकवास, कुछ भी सुनने का नहीं, कोई पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी वहां पे सपोज लेते नहीं लेते इट्स ओके, बट जेल तो आपको जाना ही पड़ेगा अगर आपने फेरा के वायोलेशन किए तो। बट यस, अगर आप फेमा के वायोलेशन करते हो तो फाइन भर के भी आप छूट सकते हो, राइट। अगर फाइन नहीं भरोगे तब जाके आपको इम्प्रिजनमेंट वहां पे लगता है। यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो सिटीजनशिप पे देखा जाता है। यहाँ पे 182 डेज वाला क्राइटेरिया वो लोग लेके आए। फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए यहाँ पे रिजिड हुआ करता था थोड़ा सा, राइट, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है बिकॉज अब तो हमको ऐसी जरूरत नहीं है ना, राइट। अब हम वहां पे अपने मौत शौक के लिए ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ऑल एवरीथिंग करते हैं। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? जब आपका फॉरेन रिजर्व जो था वो बहुत कम था, इसीलिए इतना स्ट्रिक्ट था, राइट। और ये जब पोजीशन आपका सेटिस्फैक्टरी था तब हुआ था। ये हमने अभी देखा फेमा के अंदर 49 सेक्शंस है गाइस, ठीक है, कि जिसमें से 12 सेक्शंस जो है वो ऑपरेशनल्स है, वाइल 37 सेक्शंस जो है ये पेनल्टी से भरे पड़े हैं। यहाँ पे 81 सेक्शंस है गाइस, और ये 81 सेक्शंस जो है, राइट, वो अपने हिसाब से है, वो अपन को फिर आप पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये पुराना एनेक्टमेंट है वाइल ये नया एनेक्टमेंट है। मीनिंग बताया यहाँ पे, एन एक्ट प्रोमुलगेटेड टू रेगुलेट द पेमेंट्स एंड द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, राइट, दैट इज फेरा, टू रेगुलेट, राइट, यहाँ पे टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड इन पेमेंट्स को फैसिलिटी देने के लिए, टू प्रमोट द ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेक्स मार्केट इन द कंट्री, राइट। तो आपने वहां पे क्या इंट्रोड्यूस किया है गाइस? फेमा इंट्रोड्यूस किया है, राइट। ये पुराना है, ये नया है। 81 सेक्शंस, 49 सेक्शंस। फॉरेन एक्सचेंज कम था तभी ये इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी था, ये रिजिड है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। सिटीजनशिप इज द क्राइटेरिया फॉर द रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पे रेसिडेंसी का डेफिनेशन दिया हुआ, दैट इज 182 डेज और मोर। ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ये सिविल है, यहाँ पे सिर्फ जेल होती है, यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी हो सकती है या फिर जेल हो सकता है अगर मॉनेटरी पेनल्टी आप टाइम पे नहीं करते हो तो। यस गाइस, दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फेमा एंड फेरा एंड द कंसेप्ट, राइट, जो मैंने आपको बताया। यस गाइस, अब आते हैं इसके डेफिनेशंस के ऊपर, राइट। अगर हम स्पाइरल की भी बात करें गाइस तो इसके अंदर भी ये सब कुछ अपन कवर करते जाएंगे। इफ यू कैन सी दिस, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कि भैया ये फेमा का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसके प्रीएम्बल अगर हम देखें गाइस तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पाइरल के अंदर
यस गाइस, सो यहाँ पे इसने बोला एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ, ठीक है, क्या बोला इसने कि एक ऐसा एक्ट जो कंसोलिडेट आपने किया एंड अमेंड किया आपने, जो अमेंड करता है लॉ को रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, फैसिलिटेटिंग द एक्सटर्नल ट्रेड, हमने पढ़ा ये, एंड पेमेंट्स, एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, राइट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हमको मेंटेन करना है, डेवलप करना है, फैसिलिटीज देनी है एक्सटर्नल ट्रेड की एंड पेमेंट्स की। तीन वर्ड्स आपको याद रखने के गाइस, टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड द पेमेंट्स, promoting the orderly development and maintenance of the foreign exchange market, ठीक है। सो डेफिनेटली आप फैसिलिटी दे रहे हो, प्रमोट कर रहे हो एंड डेवलप्ड एंड मेंटेन कर रहे हो, ये तीन चीजें आप करोगे, वो ऑब्जेक्टिव है, वो प्रीएम्बल है फेमा का, ठीक है। ये सबको एप्लीकेबल हो जाता है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, राइट। ऑल्सो द एक्ट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस आउटसाइड इंडिया भी इसके पंख फैले हुए हैं। इट ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल द ब्रांचेस, ऑफिस एंड एजेंसीज जो है आउटसाइड इंडिया, बट कंट्रोल उसका यहां से हो रहा है। एंड एनी कंट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन टू हुम दिस एक्ट अप्लाइज, उसको भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। डिफरेंस आपको दिया हुआ है गाइस, बट यस डिफरेंस हमको मालूम है, ये सब कुछ हमने कर दिया। ठीक है, ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या बोलता है कि फेरा के अंदर अगर आपके ऊपर थोड़ा सा भी शक हो गया कि यस आपने वायोलेशंस किया है, तो आप गिल्टी हो गए, सिर्फ शक की गुंजाइश पे। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा, अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यस आपने वायोलेशंस नहीं किया है। यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि आपने, आपको मैंने तो बोला यस मुझे आपके ऊपर डाउट है कि आपने फेरा के वायोलेशंस किए हैं, राइट। आपको पकड़ के लेके जाएंगे, अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे आपको जेल हो जाएगा, सिर्फ मुझे डाउट है, राइट, आई डोंट हैव एनी एविडेंस, राइट, गए। बट यस फेमा के अंदर अथॉरिटी को प्रूव करके देना पड़ेगा कि आपने इस रीजन से, इस तरीके से सेक्शनों के वायोलेशंस किए, तब जाके आपको जेल हो सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, उसको बोलते हैं मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। अंडर द फेरा देयर वाज अ प्रिजम्पशन एग्जिस्टिंग ऑफ गिल्टी माइंड, जब तक जिसको हम पकड़ते अक्यूज्ड को, वो प्रूव नहीं कर देता है कि नहीं नहीं भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये देखिए मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट। सो आपकी कुछ गलतफहमी हो रही है, ऐसा जिस पर्सन को पकड़ा है उसको प्रूव करना पड़ेगा। वाइल अंडर फेमा के अंदर वहां पर प्रोविजंस कुछ ऐसा है, द प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव, मतलब जो अथॉरिटी है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि यस आपने ये वायोलेशन किया है। यू गेटिंग माय पॉइंट, जिसको बोलते हैं गाइस मेंस रिया। अरेस्ट करने के पावर्स आपके पास है गाइस, तो फेरा के अंदर तो आपके पास सेक्शन 35 अलाउ करता था, हाईएस्ट लेवल के पावर थे, राइट। आप यस एम्पावर्ड द एनफोर्समेंट ऑफिसर्स टू अरेस्ट अ पर्सन इफ दे हैड रीजन टू बिलीव दैट कि पर्सन वाज गिल्टी अंडर फेरा वायोलेशन। फेमा के अंदर तो आप यही चीजों के अंदर ही पकड़ सकते हो, जेल लेके जा सकते हो, राइट, अदरवाइज आप अरेस्ट नहीं कर सकते। द अक्यूज्ड पर्सन फेल्स टू पे द फुल पेमेंट, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है पेनल्टी का, राइट, तभी जाके आपको जेल हो सकती है, अदरवाइज आपको जेल नहीं हो सकती। एंड वेयर द अक्यूज्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश द सिक्योरिटी in appearance before the adjudicating authority, the adjudicating authority may in his discretion order that the accused person be detained in the custody of an officer of the adjudicating authority. Compounding of offense, all the offense under the FEMA, right, वो compounding हो सकता है, while FERA के अंदर वो possible नहीं है। Authorities वहां पे है, there was only one appellate authority under FERA and wherein in FEMA there exists two authorities, और authorities के अंदर यहाँ पे स्पेशल डायरेक्टर अपील एंड एटी ये दोनों आते हैं, राइट। स्पेशल डायरेक्टर्स आते हैं गाइस अपील वाले, एंड एटी दैट इज अपीलिएट ट्रिब्यूनल भी यहाँ पे रहते हैं। यस आरबीआई का रोल वहां पे क्या रहेगा वो भी, और आप यहाँ पे बताया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पोर्ट्रेटेड है एज अ फैसिलिटेटर है, राइट, अंडर फेमा। इंस्टेड वहां पे जो फेरा था उसमें ऐसा नहीं था, क्यों, बिकॉज वहां पे तो स्ट्रिंजेंसी आपको दिखानी पड़ रही थी, दैट्स व्हाई।
लीगल असिस्टेंस यस यू कैन टेक अंडर फेमा, आप वहां पे लीगल हेल्प ले सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट की या प्रैक्टिशनर्स की, जो भी है, राइट. अंडर फेरा इवन अ फ्रेंड और अ रिलेटिव ऑफ द पर्सन कुड रिप्रेजेंट द अक्यूज्ड पर्सन बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. फेरा के अंदर ऐसा था कि कोई भी रिप्रेजेंट हो सकता था. यहाँ पे आपको प्रोफेशनल का और लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी और की हेल्प वहां पे आप नहीं ले सकते. This is however one underlying similarly in both these regulations, legislations, FEMA, just like FERA, is also governed by the notifications is issued by the central government and RBI, right? वहाँ पे ultimate authority तो यही लोग हैं. Yes guys. So ये सारे difference points हमने जो उसमें नहीं थे हमारे table form में, वो भी हमने cover up कर लिए. अब आते हैं guys definition के ऊपर. There are many definitions जो अपन को read करनी है and समझनी भी है. ठीक है, डेफिनेशंस की बात करेंगे. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सबसे पहला 2A. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब यहां पे उन्होंने बोला कि यस, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मींस द ऑथराइज्ड ऑफिसर, द ऑफिसर्स ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 16(1) फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेनल्टीज अंडर सेक्शन 13. मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेक्शन 1 से लेके 12 तक जो है ना गाइस, ये ऑपरेटिव सेक्शंस है. ठीक है, बट ये सेक्शन 13 ऑनवर्ड्स जो भी है ना, समझना, सेक्शन 13 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 49 तक, तो वो पेनल्टी से भरा पड़ा है. तो इसने क्या बोला कि यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी इसके अंदर आ जाता है. ठीक है, अपील करना है किसी चीज का तो वो भी इसके अंदर आ जाता है. तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है. तो इसने बोला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब ऐसी अथॉरिटी जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के अंदर आपने डिफाइन किया है. किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन, राइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेनल्टीज. सेक्शन 16 क्या बोलता है? सेक्शन 16 वहां पे पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी अथॉरिटीज को डिफाइन कर सकता है, राइट. Section 16 empowers the central government to appoint by an order published in the official gazette as many officers as it may think fit as the adjudicating authority for holding an inquiry in the manner prescribed after giving the person alleged to have committed any contravention an opportunity of being heard. ठीक है, सो यहाँ पे किसके पास पावर है इस चीज का? तो इसने बताया कि यस, द पावर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली वहां पे बाय ऑर्डर वो पब्लिश करेगा ऑफिशियल गजेट के अंदर एंड अकॉर्डिंगली वो इंक्वायरी भी बिठा सकता है. और वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करता है गाइस कि किसने वायोलेशन किया है, किसने कॉन्ट्रावेंशन किया है, वो पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वहां पे देगा. अपीलेट ट्राइब्यूनल, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग तो डेफिनेटली आप अपील कर सकते हो. इसीलिए आप एक ट्राइब्यूनल बनाते हो जिसको हम बोलते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल, राइट. वो डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल हो सकता है, वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल हो सकता है. बट अपीलेट ट्राइब्यूनल का सिंपल मीनिंग क्या होगा गाइस? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट मीनिंग. मतलब कि कोई निजी अथॉरिटी जो है, अगर उसके जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसके जजमेंट को चैलेंज करते हो, अपील करते हो, उसको बोलते हैं अपीलिएट ट्राइब्यूनल. तो यहाँ पे इसने बोला यस, appellate tribunal means appellate tribunal for the foreign exchange to hear the appeal. Hey, come on guys, इसको हाईलाइट करेंगे अपन. To hear the appeal from, hey guys, come on, against the order of the adjudicating authority. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर पास किया है, आप उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप जैसे बोलते हो ना, पिक्चरों में भी हमने देखा है, हाई कोर्ट में अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया है और हाई कोर्ट वहां पे सपोज अपीयर हो रही है उस केस के अंदर और दो पार्टी है, किसी के खिलाफ आपने जजमेंट दिया तो बंदा बोलता है मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, राइट. मतलब कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर है कि अगर वो किसी कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऊपर वाली कोर्ट से वहां पे क्या कर सकता है गाइस? अपील कर सकता है. वैसे यहाँ पे भी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड अंडर फेमा विद द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड स्पेशल डायरेक्टर अपील, बिकॉज़ देयर आर टू अथॉरिटीज ओवर हियर. If you are not at all satisfied with this order, then definitely you can go to the appellate tribunal and you can challenge this order passed by adjudicating authority and special director appeal under the act. Come on guys, ये FEMA के अंदर these two authorities are there. ठीक है, सो एक आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है एंड एक आपका स्पेशल डायरेक्टर इन्होंने
बनाया है अपील वाला, राइट। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट्स, यू कैन गो टू एंड यू कैन मेक द अपील टू appellate ट्राइब्यूनल। तो यस, appellate ट्राइब्यूनल जो सेक्शन है 2B, यस मैं भी सेक्शन 2 सबसेक्शन B इसके साथ डील करता है गाइस। यस गाइस, देन उसके बाद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। यस, आप कोई भी ट्रांजैक्शंस ऐसा करते हो विच इज कैपिटल इन नेचर। दो चीजें होती है, एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, राइट। आप लोग को बिंग सीए स्टूडेंट्स, राइट, आप लोग को मालूम है कैपिटल ट्रांजैक्शंस किसको बोलते हैं। तो उसने बोला फेमा के अंदर अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई सा भी ट्रांजैक्शंस करते हो जिसमें आपकी असेट्स या आपकी लायबिलिटी अगर ऑल्टर होती है, समझना, या अफेक्ट होती है, any transactions which alters the assets or liabilities including contingent liabilities outside India of a person resident in India। देखो भाई, फेमा तो तभी पिक्चर में आता है कि देखो कोई पर्सन है, वो पर्सन इंडिया का है, राइट, एंड फॉरेन का असेट्स या लायबिलिटीज है, ठीक है। फॉरेन का क्या है गाइस, असेट्स या लायबिलिटीज। तो इसने बोला कि अगर आप इसके अंदर कुछ भी छेड़खानी करना चाहते हो, आप इसके साथ कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, तो फेमा पिक्चर में आएगा, एंड इसको हम बोलेंगे बड़ी वाली कैट। ओहो सर, क्या बोला, बड़ी वाली कैट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, राइट, 2 सबसेक्शन E, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे गाइस, बड़ी वाली कैट। पर्सन कोई ट्रांजैक्शंस कर रहा है फॉरेन में रखे हुए असेट्स एंड लायबिलिटी के साथ, तो उस ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बोलेंगे, ठीक है। बट अगर उल्टा भी हो सकता है, कोई पर्सन जो फॉरेन का है, असेट्स एंड लायबिलिटीज कहां की है, तो असेट्स एंड लायबिलिटीज इंडिया की है, एंड अगर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इसके साथ कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उसको भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। कम ऑन गाइस, फिर से, बंदा यहां का है, कम ऑन, बंदा यहां का, ठीक है, एंड फॉरेन का क्या, बंदी नहीं बेटा, हम बंदा बंदी हम रिलेशनशिप थोड़ी करवा रहे, बंदा यहाँ का, असेट्स एंड लायबिलिटीज कहाँ की है रे, फॉरेन की है, ठीक है। या फिर बंदा कहाँ का, फॉरेन का, एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज कहाँ की, इंडिया की है। तो कानून ये बोलता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन E ये बोलता है, दिस विल बी कंसीडर एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, एंड उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन E इसके साथ डील करता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन E इसके साथ डील करता है, एंड सेक्शन 6 इज आल्सो देयर, जो अपन डिस्कस करेंगे, जो बात कर रहा है गाइस बड़ी वाली कैट के लिए। दो कैट अपन को समझनी है गाइस, बड़ी वाली कैट, छोटी वाली कैट। तो इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो समझ जाने का कि अपन बात कर रहे हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की। अगर हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो समझ जाने का हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। सो यस गाइस, 2 सबसेक्शन E जो बात करता है बंदा यहाँ का, असेट्स लायबिलिटी वहां की, या फिर बंदा वहां का, असेट्स लायबिलिटी यहाँ की, तो उसको बोला जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। देयर आर लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, समझना गाइस, there are a list of transactions given under section 6 subsection 3 over there, which we'll discuss over a period of time. ठीक है, सो फेमा में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस। 2 सेक्शंस कवर होंगे 12 में से, सेक्शन 5 कवर होगा, राइट, जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेगा, while सेक्शन 6 कवर होगा जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेगा। सो ये करता हरता है गाइस, और करता हरता को हम वहां पे भगवान का स्वरूप देते हैं, जैसे कि हमारे लाइफ में हमारे माँ बाप, राइट। सो हम बोलते हैं ना, ये तू ही तुझ है, राइट। वैसे यहाँ पे भी है, कम ऑन गाइस, वैसे यहाँ पे भी सेक्शन कैसे याद रखने का, तो यस, ये तू ही तुझ है, समझना। 2 सबसेक्शन E है एंड 2 सबसेक्शन J है, राइट। ये बड़ी वाली कैट है, ये छोटी वाली कैट है, तो तू ही तुझ है ना, वैसे यहाँ पे तू ही तुझ है। You getting my point guys, तू ही तुझ, ठीक है। 2 सबसेक्शन E बात करेगा CAT बड़ी वाली, राइट, एंड यस यहाँ पे साथ में इनका सेक्शन 6 तो है ही, यहाँ पे ये सेक्शन 5 में डील करता है। ये बात हो गई थोड़ी सी सेक्शंस कैसे याद रखने की, तू ही तुझ, ठीक है। सो यस, तू ही तुझ मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर वो क्या बात करता है, द टर्म करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस
आप लोगों को मालूम है गाइस, यहाँ पे क्या याद रखने का, असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, तो इसने बोला और ट्रांजैक्शंस अदर देन, ओहो बड़ा इजी हो गया ये तो, और ट्रांजैक्शंस अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, एंड इंक्लूड्स इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड भी की। कौन सी चीजें ऐसी है सर जो इंक्लूड हो जाएगी, इसने बोला कि अगर आप कुछ पेमेंट करते हो इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड, आपने व्यापार किया, राइट, सेल परचेस किया, ठीक है, असेट्स लायबिलिटी के साथ आप डील नहीं कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, ठीक है, आप सर्विस दे रहे हो, आप गुड्स परचेस कर रहे हो या आप मंगवा रहे हो, ठीक है, कोई करंट लायबिलिटीज आपकी है, सर्विस रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहे हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या फिर आप पेमेंट कर रहे हो एज इंटरेस्ट ऑन लोन लिया उसका इंटरेस्ट, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है विच इज रिकरिंग इन नेचर है। कम ऑन गाइस, आप लोगों को मालूम है ये सब कुछ, राइट, एज ए नेट इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, राइट, इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट कमा भी रहे हो आप। रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंस, आपके पेरेंट्स वहां पे है, आप यहाँ पे हो, तो आपके पेरेंट्स फॉरेन में है, आप उनको रहने खाने पीने का खर्चा भिजवा रहे हो, आपके स्पाउस को वहां पे खर्चा भिजवा रहे हो, अपने बच्चों को खर्चा भिजवा रहे हो जो रहते कहां पे है, अब्रोड में, राइट, एंड एक्सपेंस आप कर रहे हो ट्रैवलिंग का, एजुकेशन का, मेडिकल केयर ऑफ योर पेरेंट्स, योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन, दिस विल बी कंसीडर्ड एज छोटी वाली कैट, जो सेक्शन 5 के अंदर अपन डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो रिकरिंग इन नेचर है, जो बार बार हो सकते हैं, राइट, तो वो आपके ये वाले ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे, ट्रांजैक्शंस अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। Yes guys, if you have any doubt in this capital account transactions, the definition and current account transactions, please feel free to ask. देन आगे बढ़ते गाइस करेंसी नोट्स के बारे में। करेंसी नोट्स, तू आई, यस मैं आई, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, दैट इज व्हाट तू आई। करेंसी नोट्स मींस एंड इंक्लूड्स कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, ठीक है, करेंसी नोट्स के अंदर कॉइन भी आ जाएगा, बैंक नोट्स भी आ जाएगा, ठीक है। सो यस गाइस, कॉइन्स, सिक्के जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, बैंक नोट्स आ जाएगा। इन फैक्ट इट मींस मनी एंड सच बैंक नोट्स और अदर पेपर मनी, यस गाइस, पेपर मनी भी इसके अंदर आ जाता है, एज आर ऑथराइज्ड बाय द लॉ एंड सर्कुलेट फ्रॉम हैंड टू हैंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस इट विल बी कंसीडर्ड एज करेंसी नोट्स। पेपर मनी भी वहां पे आ सकता है, पेपर मनी के अंदर चेक, ठीक है, ड्राफ्ट, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है गाइस जो पेपर मनी के अंदर कंसीडर होती है, तो उसको करेंसी नोट्स वहां पे बोला जाएगा। Come on guys, is there any doubt in तू ही तुझ, ठीक है, तू ही तुझ क्या था, बड़ी वाली कैट, छोटी वाली कैट, ठीक है। फिर हमने देखा तू आई, यस, तू बी क्या था गाइस, यस, यहाँ पे जब कभी भी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और स्पेशल डायरेक्टर अपील, देन डेफिनेटली यू कैन मेक अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, राइट। तो यस, उसको हम बोलते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के तहत टू बी। अब हो जाएंगे हम टुन हो जाएंगे, टुन कैसे सर, टुन तो हम थोड़ा सा लगा देते तब होते हैं, नहीं, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन है गाइस जो टुन में है, 2 सबसेक्शन एन, टुन, ठीक है। तो यस, टुन में क्या बोला है, क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज की बात है, एक्सचेंज, तो क्या बोला, यस सर हमको तो मालूम है, अपने पास सर जेब में पैसे पड़े हैं, गए फॉरेन एक्सचेंजर के पास, वो पैसा दिया, मतलब कि अपनी करेंसी दी, सामने उनकी करेंसी ले ली, दैट इज फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बस बेटा वही चीज इंग्लिश में लिखनी है। फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन डिफाइंड टू मीन फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स उनके डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंस पेएबल इन द फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर चेक, letters of credit, bills of exchange that is expressed or drawn in Indian currency, जो आपके ऊपर चढ़ाया गया है इंडियन करेंसी के अंदर, बट आपको जो पेमेंट करना है वो फॉरेन करेंसी के अंदर करना है, या फिर वर्सा मतलब के वाइस वर्सा। दैट इज यहाँ पे लिखा है, कोई भी ड्राफ्ट है, ट्रैवलर्स चेक है,
लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो ड्रॉन किया है बाय द बैंक, बाय द इंस्टीट्यूशंस, द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, राइट, उसने, बट पेबल कैसे करना है, इंडियन करेंसी में, हैज आल्सो हैज बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है गाइस, फिर से फॉरेन एक्सचेंज क्या बोला उसने, कोई भी फॉरेन करेंसी है, उनके डिपॉजिट्स, उनके क्रेडिट्स, उनका बैलेंस पेएबल जो फॉरेन करेंसी में था, ड्राफ्ट था उनके पास, ट्रैवलर्स चेक था, लेटर ऑफ क्रेडिट था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, जो एक्सप्रेस्ड हुआ था या ड्रॉन हुआ था किसमें, इंडियन करेंसी में, बट पेमेंट कैसे करने का है, फॉरेन करेंसी में। ठीक है, आपने यहाँ पे इश्यू किया, सपोज आज मैंने मिस्टर पीटर को चेक दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और वो मैंने लिखा भैया मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं, वो वहां पे अमेरिका में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सर है, यस इट इज दैट, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, वहां जाके वो एसबीआई यूएसए ब्रांच में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा 10 लाख आईएनआर का चेक प्रेजेंट कर रहा है, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको 10 लाख आईएनआर के सामने कन्वर्ट करके डॉलर उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है, डिवाइड बाय 80 करके, जो भी रेट चल रहा हो, फॉर एन एग्जांपल 80, ठीक है, तो यस वो वहां पे मेरे 10 लाख रुपए के सामने 12,500 डॉलर वहां पे वो क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, राइट, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ऐसे भी हो सकता है। वेरी क्लियर, यस गाइस। देन उसके बाद बात करते हैं फॉरेन सिक्योरिटी। द टर्म फॉरेन सिक्योरिटी हैज बीन डिफाइंड टू मीन कोई भी सिक्योरिटी आपकी है, कोई भी सिक्योरिटी, राइट, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, कोई भी सिक्योरिटी गाइस, अपनी वाली सिक्योरिटी को अपन सिर्फ सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है, अगर वो फॉरेन की हो जाएगी, फॉरेन करेंसी के अंदर आपने बनाई है, तो उसको हम फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे, सिंपल एज दैट। तो इसने क्या बोला, द टर्म फॉरेन सिक्योरिटी हैज बीन डिफाइंड टू मीन ऐसी कोई सी भी सिक्योरिटी है जो किसके फॉर्म में है गाइस, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी, ठीक है, बट कोई भी सिक्योरिटी है गाइस, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक्स, एनीथिंग, बट यस इसका डिनोमिनेशन कैसे है, तो इसका डिनोमिनेशन इधर डॉलर में है या पाउंड में है या यूरो में है या किसी भी तरीके के अंदर है, ठीक है, इंडियन करेंसी के अलावा कोई सी भी करेंसी के अंदर, राइट, उसको क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, उसको क्या किया है, उसको डिनोमिनेट किया है। तो कानून ने बोला इस सिक्योरिटी को हम सिक्योरिटी न बोलते हुए फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे। देन यस, यहाँ पे पर्सन के डेफिनेशन के अंदर कौन वहां पे आता है, तो इसने बताया यस पर्सन की डेफिनेशन के अंदर, द डेफिनेशन ऑफ द टर्म पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। कम ऑन गाइस, यहाँ पे एक तो जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल यहाँ पे आ जाता है, देन एचयूएफ यहाँ पे कवर हो जाता है, कंपनी, राइट, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, राइट, ये सारे लोग यहाँ पे कवर हो जाते हैं। कोई भी एजेंसीज, ऑफिस, ब्रांच दैट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन्स, दिस विल बी कंसिडर्ड एज पर्सन। सेक्शन 2 सबसेक्शन यू टू यू, दैट इज वो उसके अंदर आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पर्सन। एवरी आर्टिफिशियल पर्सन, इवन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, राइट, जैसे कि भगवान, ठीक है, तो वो आपके और मेरे जैसे दिखने वाले तो है ही नहीं, राइट, और वो इस धरती पे दिखते नहीं है, बट यस उनके नाम पे आप जगन्नाथ टेम्पल पे चले जाओ, तिरुपति बालाजी में चले जाओ, राइट, लोग बोलते हैं कि हमने तिरुपति बालाजी में इतना पेमेंट किया, तो वहां पे कोई पर्सन तो है ही नहीं, स्टिल यू आर गिविंग द मनी एंड द पीपल आर पेइंग टैक्स ऑन द सेम, बिकॉज इनकम टैक्स की डेफिनेशन के अंदर भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को कवर अप किया है, राइट, उनके लिए उन्होंने स्पेसिफिक ट्रस्ट बना दिया, राइट, जो मंदिर के नाम पे वो लोग ट्रस्ट चलाते हैं, राइट, वो लोग भी टैक्सेशन पे करते हैं। तो यस यहाँ पे बोला एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के जो फॉल नहीं होता है अबव डेफिनेशन के अंदर, उनको भी हम एज अ पर्सन ही ट्रीट करेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन यू, एंड उनको भी फेमा एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज फेमा के अंदर ही वर्ड कहाँ क्या वर्ड बोला है, पर्सन, तो पर्सन के अंदर सिर्फ वहां पे आपके और मेरे जैसा
देखने वाला सुनने वाला पर्सन नहीं, बट यस इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, ठीक है, ये सारे लोग आ जाएंगे, सारी एजेंसीज, ऑफिसेज, ब्रांच जो यहाँ से कंट्रोल होती है, जो ऊपर वाले लोग उसको कंट्रोल करते हैं, एंड यस वहां पे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। ये बात हुई पर्सन की। अब बात करते हैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, टू यू टू वी, ठीक है, जैसे तू ही तुझ याद रखा था ना गाइस, वैसे ही टू यू टू वी याद रखने का अपन को। तो क्या बोलता है The person resident in India has been defined to mean a person resident in India for more than 182 days। अगर आप पिछले साल भारत में 182 दिन से ज्यादा पीरियड के लिए अगर रहते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आप लोगों को मालूम है गाइस, वो स्टार्ट होता है अप्रैल से, खत्म होता है मार्च में। तो आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 182 डेज से ज्यादा पीरियड के लिए अगर भारत में रहते हो तो यस आप उस साल के लिए भारत में रेसिडेंट हो, ऐसा वहां पे माना जाएगा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। पर यस इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गाइस, हर किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोला इसने, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days during the course of preceding financial year. However, two categories of persons are excluded from the purview of definition. क्या बोला, दो कैटेगरी वाले लोग जो है ना, इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। किसको, एनी पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। बंदा जन्म यहाँ पे हुआ, पल बढ़ के बड़ा यहाँ पे हुआ, बट वो जॉब करने के लिए इंडिया से गया है, ठीक है। कहां पे गया है, आउटसाइड इंडिया गया है। किस पर्पस के लिए गया, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, मतलब यहाँ का भारतीय, यहाँ का नागरिक अगर वहां पे सिर्फ जॉब पर्पस के लिए वहां पे जा रहा है, दूसरा वो बिजनेस करने के लिए वहां पे जा रहा है, तीसरा वो वैकेशन, नो वोकेशन, दोनों में फर्क है। वैकेशन मतलब आप मस्ती मारने के लिए जा रहे हो, वोकेशन मतलब आप कोई तालीम लेने के लिए, आप कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हो। कम ऑन गाइस, सो अगर आप यहां से कनाडा गए हो, यहां से यूएसए गए हो, किसी भी पर्पस के लिए आप आउटसाइड इंडिया गए हो, पर्पस आपका एम्प्लॉयमेंट का है, पर्पस आपका बिजनेस करने का है, पर्पस आपका ट्रेनिंग या तालीम लेने का है, तो इसने बोला यस दिस डेफिनेशन आल्सो इंक्लूड्स पर्सन हु स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर एनी अदर पर्पस इन सच सर्कमस्टेंसेस। आप किसी और पर्पस के लिए गए हो, as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period। आप तालीम लेने के लिए नहीं, आप बिजनेस के लिए नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी चौथे पर्पस के लिए आप गए हो, बट उसका पीरियड डिफाइनाइट नहीं है, उसका पीरियड सर्टेन नहीं है, आप अनसर्टेन पीरियड के लिए गए हो। इट मे बी पॉसिबल कि आप 4 दिन में भी वापस आ सकते हो, इट मे बी पॉसिबल आप 4 साल के बाद भी आओगे, बिकॉज पीरियड डिफाइन नहीं है। कम ऑन गाइस, कम ऑन, एनी अदर पर्पस कि जिसका पीरियड सर्टेन नहीं है, तो कानून ने बोला इसको हम पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक्सक्लूड कर रहे हैं। वी आर एक्सक्लूडिंग टू कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ दिस डेफिनेशन। सबसे पहला, यहाँ का पर्सन आउटसाइड इंडिया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, तालीम के लिए, दैट इज वोकेशन, राइट। द डेफिनेशन आल्सो इंक्लूड्स पर्सन हु स्टेज आउटसाइड इंडिया, राइट। ये डेफिनेशंस के अंदर हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं फॉर एनी अदर पर्पस, राइट। तीसरा वो बोला कि किसी और पर्पस के लिए आप वहां पे जा रहे हो। सो गाइस इन लोग को इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, बट यस सेकंड कैटेगरी ऑफ पर्सन व्हिच हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूड अ पर्सन हु हैज कम टू स्टे और स्टेज इन इंडिया, राइट। इसको हम क्या कर रहे हैं गाइस, एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये दो कैटेगरी हो गई। इन केस अदरवाइज देन फॉलोइंग, मतलब कि ये तीन के अलावा किसी पर्पस के लिए कोई बाहर का व्यक्ति जो फॉरेनर इंडिया में आता है, ये तीन पर्पस के लिए आता है, तो उसकी बात नहीं कर रहा है, अदरवाइज देन लिखा है। कमन गाइस समझना, राइट। ये बच्चे लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मेरे को इसमें मजा आता है, जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो वहां पे पढ़ाने की मजा ही कुछ और है गाइस, राइट। सब इजी हो तो कोई भी पढ़ा सकता है ना। ये देखो ना, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है,
क्या बोला, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो क्या बोला इसने, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड, इतने लोग इंक्लूड नहीं होंगे कि बंदा आउटसाइड इंडिया गया है। क्या बोला, बंदा कहाँ गया है, आउटसाइड इंडिया गया है, किस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वोकेशन के लिए, अदर सर्कमस्टेंसेस के लिए, जिसका पीरियड डिफाइनाइट नहीं है, तो इसको हम रेसिडेंट इन इंडिया के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर क्या बोला, पर्सन हु हैज कम और स्टे इन इंडिया, वो आ रहा है, राइट, इंडिया में आया है और स्टे कर रहा है, इन आइदर केस अदरवाइज देन फॉलोइंग, मतलब इतने पर्पस के लिए अगर आता है तो इसको तो हम इंक्लूड करेंगे, बट इसके अलावा अगर किसी पर्पस के लिए आता है अदर देन दिस, तो फिर उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। मतलब ये पर्पस, मतलब कोई बंदा, कोई फॉरेनर यहाँ पे आया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। कोई बंदा यहाँ पे आया है बिजनेस करने के लिए, रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। कोई बंदा यहाँ पे आया है वोकेशन के लिए, रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। कोई बंदा यहाँ पे अदर सर्कमस्टेंसेस के अंदर आया है बट उसका पीरियड डिफाइनाइट नहीं है, उसको इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। Very clear? Hey, come on, guys. Conclusion: an individual who does not reside for more than 182 days in the preceding financial year shall not be a person resident in India, irrespective कि उसका क्या पर्पस था और ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टे था इन इंडिया ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, राइट। आप ये तो रिक्वायरमेंट सबसे महत्वपूर्ण है गाइस, अब 182 प्लस डेज पिछले साल रहे हुए होने चाहिए, तभी जाके आपको वहां पे क्या किया जाएगा, रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। तब उसके बाद आपको ये पर्पस एंड ड्यूरेशन देखने का है। एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वो रेसिडेंट इन इंडिया है। कोई ऑफिस, ब्रांच, एजेंसीज जो इंडिया के अंदर है बट कंट्रोलिंग आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, या फिर कोई ऑफिस, ब्रांच एंड एजेंसीज जो इंडिया के बाहर है बट कंट्रोल यहां से हो रहा है, तो उसको भी रेसिडेंट इन इंडिया में वहां पे कंसीडर किया जाएगा। कमान कैसे, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने क्या किया इस नोट्स के अंदर जो रेड किया हुआ है ना गाइस, वो एक्सक्लूडेड है, राइट। इसमें भी बोला कि कोई बंदा यहाँ पे आता है तो वो भी एक्सक्लूडेड है, बट ये तीन के अलावा किसी पर्पस के लिए आता है, ये तीन पर्पस जो है वो इंक्लूडेड है। अगर वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, बिजनेस करने के लिए, वोकेशन करने के लिए, या अदर सर्कमस्टेंसेस, तो पीरियड जो है उसका अनसर्टेन है। सो फॉर द अबव थ्री पर्पस इट शैल बी इंक्लूडेड, ये तीन के लिए इंक्लूडेड है। इन तीन के अलावा जो है, राइट, ये इंक्लूडेड डेफिनेशन के अंदर। अदर देन थ्री जो ग्रीन वाला है, राइट, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन। सर इसका एग्जांपल दो ना। सपोज कोई बंदा डिफाइनाइट पीरियड के लिए इंडिया आया है, डिफाइनाइट पीरियड, और पीरियड क्या है, वो यहाँ पे घूमने के लिए आया है। कितने, सर 6 महीने के लिए घूमने के लिए आया है, समझना, 6 महीने के लिए घूमने के लिए आया है। 6 महीना मतलब 182 डेज से ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज 6 महीने में 3 बार 31 डेज आएंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो सपोज कोई बंदा जून में आया, जुलाई में आया, 1 जुलाई 31 दिसंबर तक यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो क्या उसको रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा? वो पिछले साल भारत में 182 डेज रहा है, बट उसका पर्पस जो है गाइस वो घूमने के लिए आया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बाकी के पर्पसेस भी वहां पे क्या कर सकते हो गाइस, डिफाइन कर सकते हो। Yes guys, this is what all about the definition part. जितना डेफिनेशंस मैंने करवाया उतना तो आपको कंपलसरीली करने का। ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, टू यू टू वी, जो मैंने आपको बोला था गाइस, यस ये टू यू है, जो ऑलरेडी हमने कर दिया गाइस, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड ऑफिस एंड ब्रांचेस जिसका है वहां पे, ठीक है। ये रेसिडेंट इन इंडिया का टू वी है। रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है गाइस, तो वहां पे उसने बोला द फाइनेंशियल ईयर का टर्म, मतलब कोई बंदा अगर इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया तो वो आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर आपको दिया हुआ है, डिसाइड का मतलब दिया हुआ है, कंपल्सरीली the word resided for more than 180 days implies that compulsive stay shall not be considered. The word reside implies some kind of permanency. Therefore, where the air hostess employed by an airline outside India is
accommodated at a base in India during the period of layover for staying in India cannot be regarded as a period of resident in India, right? तो उसने बोला कि भैया एयर होस्टेस यहाँ पे आता है और लेओवर है, सपोज लेओवर आप लोगों को मालूम है ना कि सपोज आपको इंडिया से यूएसए जाना हो तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, राइट? वो वाया दुबई होके होता है। तो सपोज इंडिया के दुबई से फ्लाइट था, दुबई में सपोज 3 दिन का या 2 दिन का फॉर एन एग्जांपल लेओवर है, आपको दुबई एयरपोर्ट पे ही रहना पड़ेगा एंड फिर आपको दुबई से यूएसए का सेम कंपनी का फ्लाइट अरेंज किया जाएगा सबके लिए, ठीक है? इस हिसाब से सपोज आपकी कोई जर्नी है तो आप 2 दिन वहां पे दुबई रहते हो, तो क्या आप दुबई में 2 दिन रहे हो ऐसा माना जाएगा? तो इन्होंने वहां पे उस चीज को बताया कि यस, इस तरह के एयर होस्टेस तो कितनी सारी बार यहाँ पे इंडिया से यूएसए जा रही हो तो दुबई में स्टे करती होगी, राइट? तो ऐसे दो दिन करके अगर वो वहां पे स्टे करती रहे पूरे साल में, सपोज 50 डेज से ज्यादा स्टे हो गया, समझना, राइट? तो वो वहां की रेसिडेंट हो जाएगी, ऐसा होगा क्या? तो इसने बोला कि यस, इस तरीके से अगर कोई स्टे आपको करना पड़ता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो कंपल्सिव स्टे है, कंपल्सिव स्टे शैल नॉट बी कंसीडर्ड। Connotation of the term intention to stay outside India. If a person goes outside India in such circumstances, his period of stay outside India is not certain. It cannot be said that his intention to stay outside India for an uncertain period. Citizenship is irrelevant. FEMA के अंदर citizenship कहाँ भी है वो मैटर नहीं करता है, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस ही देखना है। इसके बाकी की डेफिनेशंस जब जब जरूरत पड़ेगी अपन करेंगे, बट फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। इतने मैंने कहा डेफिनेशंस उतना ही आपको फिलहाल करना है। ठीक है, अभी जो अपन ने पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया देखा, ठीक है, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। प्रिंटेक्स कंप्यूटर, टेक ऑन गाइस, स्पाइरल में पेज नंबर 7 के ऊपर आ जाओ। प्रिंटेक्स कंप्यूटर इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी, ठीक है, इसके सिंगापुर की कंपनी है प्रिंटेक्स कंप्यूटर, हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज अ यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर प्रिंटर्स विद इट्स हेडक्वार्टर इन पुणे। टेक ऑन गाइस, सिंगापुर की कंपनी है, ये सिंगापुर की कंपनी प्रिंटेक्स कंप्यूटर है कि जिसका हेडक्वार्टर जो है गाइस वो पुणे के अंदर है। इट इज अ ब्रांच इन दुबई, इसका जो एक सिंगापुर की कंपनी है गाइस, बट इसका ब्रांच जो है समझना वो दुबई के अंदर है। कंपनी कहाँ की है तो वो हमको मालूम है गाइस, वो सिंगापुर की कंपनी है, पुणे में उसका हेडक्वार्टर है, ब्रांच उसकी दुबई में है, ठीक है, which is controlled by the headquarter पुणे, but yes ये दुबई की ब्रांच, तो कंट्रोल तो सब यहां से ही हो रही है। कंट्रोलिंग पावर तो पुणे के पास है, ठीक है। बताइए अब, what would be the residential status under the FEMA of a printer units in Pune and that of Dubai branch? Yes guys, क्या इसको रेसिडेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको पूछे हैं। What would be the residential status under the FEMA of the printer? Residential status आपको बताना है, ठीक है। So yes guys, तो to you to we 2 definitions यहाँ पे आएगी, ठीक है, बिकॉज डिफाइन पर्सन के अंदर वहां पे उन्होंने इसको इंक्लूड किया है। आप लोग को मालूम है, हमने पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा था, इसने बोला एज पर दिस डेफिनेशन द फॉलोइंग शैल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। कंपनी भी आ जाती है एंड एजेंसी, ऑफिस एंड ब्रांच ओन बाय पर्सन भी आ जाता है, ठीक है। 2V के अंदर वहां पे क्या बोला, yes a person resident in India as per this definition the following shall be covered in the definition of person resident in India। कोई भी ऑफिस, ब्रांच एंड एजेंसी है जो है कहाँ पे, इंडिया में, बट कंट्रोल कहाँ से हो रही है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। प्रिंटेक्स कंप्यूटर है कहाँ का, फॉरेन का, समझना गाइस, राइट। एंड पुणे में उसकी क्या है गाइस, मतलब यहाँ पे उसका ब्रांच हुआ, हेडक्वार्टर हुआ, कंट्रोलिंग यहाँ सिंगापुर से हो रहा है, कोई बात नहीं चलेगा। कोई ऑफिस, ब्रांच एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया है, यहाँ पे देखो ये ब्रांच कहाँ की है, आउटसाइड इंडिया की है, राइट, बट कंट्रोल कहाँ से हो रहा है उसका, पुणे से हो रहा है, समझ में आ रहा है, राइट, आउटसाइड इंडिया। इन द गिवन केस
In the given case, the Printex Computer Singapore, its headquarter in Pune as well as Dubai branch is a person. वो दोनों person के अंदर आ जाते हैं to you, right? इसके अंदर वो आ जाता है. Therefore, residential status and the FEMA shall be determined for each of them separately. Because आप पहले person होना जरूरी हो ना guys. आप person ही नहीं हो तो फिर आप person resident in India कैसे हो सकते हो? इसीलिए वो पहले क्या होना जरूरी है. तो जब कभी भी आप person resident in India देखो, person देखना जरूरी है guys. person के अंदर हमको मालूम है individual, फिर HUF, AOP, BOI, फॉर्म, कंपनी, LLP, ये सब कुछ यहाँ पे इन बॉडी कॉर्पोरेट, ये सब कुछ पर्सन के अंदर वहां पे आ जाता है. अगर वो पर्सन है, राइट, तो फिर अपन को देखने का पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. अ प्रिंटेक्स लिमिटेड डज नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द क्लॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड देयरफॉर प्रिंटेक्स कंप्यूटर जो है ना गाइस, सिंगापुर वाला, वो यहाँ पे नहीं आएगा. यहाँ पे लिखा है गाइस कि प्रिंटेक्स कंप्यूटर को हम यहाँ से मैनेज कर रहे हो. द आंसर इज नो. ये तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है गाइस और सिंगापुर से ही ऑपरेट हो रही है, तो प्रिंटेक्स कंप्यूटर फेमा के अंदर फॉल नहीं होता है. समझना मेरी बात ध्यान से. प्रिंटेक्स कंप्यूटर दैट इज पीसी, राइट, ये फेमा के अंदर आता है क्या? जो उसका फॉरेन वाला सिंगापुर का यूनिट है, नहीं आता है. बट यस, यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर है, तो क्या बोला? यस, द पुणे हेडक्वार्टर जो है ना इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया सिंस इट फॉल्स अंडर द क्लॉज एन ऑफिस ब्रांच एजेंसी इन इंडिया एंड कंट्रोल उसका हो रहा है आउटसाइड इंडिया से. ठीक है. दूसरा, दुबई ब्रांच जो है गाइस, वो भी इसके अंदर आ जाएगा. क्यों? बिकॉज दुबई ब्रांच है कहां पे? आउटसाइड इंडिया, बट कंट्रोलिंग पावर वहां पे कहां से हो रहा है? पुणे हेडक्वार्टर से हो रहा है. तो यस, दुबई ब्रांच भी यहां पे आ जाएगा. वेरी क्लियर. वुड योर आंसर बी डिफरेंट अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं एंड मैं आपको बोलूं कि ये जो दुबई ब्रांच है, वो दुबई ब्रांच कंट्रोल हो रही है पुणे, सॉरी, सिंगापुर से. अगर ये दुबई ब्रांच पुणे से कंट्रोल नहीं हो रहा हो और अगर वो कहां से हो रहा है, ठीक है, सिंगापुर से, एक फॉरेन में कोई आपका यूनिट है, दूसरे फॉरेन से वो कंट्रोल हो रहा है, भला हम क्यों इंडिया में पढ़े इसको? ठीक है ना. तो इसका ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है, वो कहां पे? दुबई में ना. तो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, तो यहाँ पे फेमा पिक्चर में नहीं आएगा. समझना है, कोई एक चीज तो इंडिया की होनी चाहिए ना, अदरवाइज तो कैसे फेमा पिक्चर में आएगा? ठीक है. सो यस, तो उस केस में वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं कहलाएगा. वेरी क्लियर गाइस. तो यस, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं. एक ये क्वेश्चंस भी अच्छा है, राइट. सो आप इसको घर पे पढ़ोगे, वैसे तो सारे क्वेश्चंस कर दोगे तो वो अच्छा है, बट ये क्वेश्चन एक ज्यादा अच्छा है, तो इसको रीड कर लियो. इजी भी है गाइस, इतना नहीं है कुछ इसमें. बिकॉज जितने ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ोगे गाइस, आप उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको चैप्टर के अंदर. देयर आर मेनी क्वेश्चंस गिवन, सो आप इसका फायदा उठाइए. During the financial year, hey, come on guys, page number 11 पे आ जाओ. During the financial year 2010-11, Mr. Bhattacharya, resident in India for a period of 180 days and thereafter went abroad. On 1st April 11, Mr. Bhattacharya came back to India as an employee of a business organization. Decide the residential status. Bhattacharya guys 10-11 में वहां पे आए थे, ठीक है, एंड फिर वो चले गए. 180 दिन ही रहे थे, फिर वो वहां पे अब्रोड चले गए. अप्रैल 11 को फिर से आए, बट वो एम्प्लॉय बन के आए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आपको यहाँ पे तय करना है फॉर द ईयर ऑफ 10-11. अब 10-11 का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना हो ना गाइस, तो 9-10 का डिटेल्स चाहिए आपके पास. समझ में आ रहा है? पूरा साल खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप क्या कर पाओगे? उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर पाओगे, राइट. बहुत सारे लोग का आंसर्स आ रहा है रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट. समझना. फॉर द फाइनेंशियल ईयर 11-12 अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको 10-11 के दिन देखने पड़ेंगे 11-12 में, राइट. तो मिस्टर भट्टाचार्य इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. क्यों? बिकॉज उसने 182 डेज से ज्यादा इंडिया के अंदर रहा नहीं है. समझना. So it is immaterial that Mr. Bhattacharya stayed in India as an employee in the year of 11-12 or not.
11-12 में वो आया है, बट हमको तो क्या देखने का 11-12 का है। कम ऑन गाइस, 11-12 में आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पीआरआई। अब पीआरआई हो या नहीं हो वो कैसे चेक होगा? तो आपके 10-11 में आप कितने दिन रहे हो इसके बेसिस पे ये चेक होगा। 11-12 में जितने भी दिन रहे हो उसके बेसिस पे 12-13 का चेक होगा। तो यहाँ पे अपन को बोला है कि 10-11 में 180 दिन रहा है, तो 11-12 में वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, क्यों? बिकॉज वो 182 डेज नहीं रहा है। सिंपल एज दैट, मोर देन 182 डेज आपको रहना पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें 10-11 की, तो उसके लिए हमको तो 9-10 का डेटा किया ही नहीं है, तो वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। सिंपल एज दैट, आंसर खत्म। कैसे डिटरमाइन करोगे आप गाइस? राइट, 9-10 का डेटा नहीं दिया है, assumption तो यहाँ पे लगा के कोई मतलब नहीं है। चल लिख दो। एडवांस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस, राइट? वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपको करके दिया है। यस गाइस, देन पेज नंबर 13, रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 3 सेक्शन 4। अपने पास तो यहाँ पे पढ़ाई है सब कुछ। सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 9 of chapter 2 deals with the regulations and the management of foreign exchange. सेक्शन 3 को समझना है। सेक्शन 3 प्रोहिबिशन डाल रहा है। किसी चीज के अंदर प्रोहिबिशन डालना मतलब किसी भी तरीके से आपको वो चीज करने के लिए हम अलाउड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, यू आर प्रोहिबिटेड। कम ऑन गाइस, दोनों में फर्क होता है। रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस दोनों में फर्क होता है। प्रोहिबिशंस मतलब प्रोहिबिशंस, आपको किसी भी तरीके से हम अलाउड नहीं करेंगे। सेक्शन 3 प्रोहिबिट एनी पर्सन अदर देन ऑथोराइज्ड पर्सन। एट आप को वहां पे उसने बोला एनी पर्सन फ्रॉम डीलिंग एंड ट्रांसफरिंग any foreign exchange and foreign security to any person or making any payment to or for the credit of any person resident outside India in any manner or receiving any payment by order or on behalf of the person resident outside India in any manner as may be provided in the Act, rules and regulations made thereunder or with the general or the special permission of the Reserve Bank of India. Meaning thereby, इसने बोला ये एक्सेप्शंस है, मतलब अगर आप स्पेशल परमिशन लेके आए हो, जनरल परमिशन लेके आए हो, ऐसा कुछ करते हो तो ठीक है। अदरवाइज आप किसी भी पर्सन को बाहर पेमेंट करना चाहते हो या किसी पर्सन से पेमेंट लेना चाहते हो, राइट, तो यहाँ पे ऑथोराइज पर्सन के अलावा किसी और के पास अथॉरिटी नहीं है। सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है पर्सन्स को डीलिंग एंड ट्रांसफरिंग द फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। कम ऑन गाइस, आपके पास आपको प्रोहिबिशन दिया है, वो प्रोहिबिशन आप डीलिंग नहीं कर सकते, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज किसी भी पर्सन को, ना ही आप पेमेंट कर सकते हो तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रहता हो इन एनी मैनर। ठीक है, तो ये बात हुई पेमेंट करने की। अब बात हुई पेमेंट रिसीव करने की, ये भी आप नहीं कर सकते। मतलब आप फॉरेनर से पेमेंट ले नहीं सकते, आप फॉरेनर को पेमेंट दे नहीं सकते, आप उनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शंस के अंदर डीलिंग नहीं कर सकते। ये सिर्फ किसको अलाउड है? तो अगर आप ऑथोराइज पर्सन हो तभी जाके अलाउड है। ऑथोराइज पर्सन मतलब कौन? तो यस, ये रहे आपके ऑथोराइज पर्सन। बताता हूं मैं आप लोग को। सेक्शन 10 से सेक्शन 12 के अंदर ऑथोराइज पर्सन वहां पे डिफाइन है, राइट। ऑथोराइज पर्सन मतलब कौन गाइस? कम ऑन, ऑथोराइज पर्सन मींस अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन द अथॉरिटी फ्रॉम द आरबीआई। ओहो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको क्या दिया है? अथॉरिटी दिया है कि आप डीलिंग कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। एंड यस, सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 12 इसके साथ डील करता है ऑफ चैप्टर 3 ऑफ द फैमा 1999। क्या बोलता है? ऑथोराइज पर्सन मींस ऑथोराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, राइट। आपको ऑफशोर शोर समझते हो ना, राइट, के एसईजेड में और बहुत सारी जगह पे जो बैंकिंग यूनिट होता है, राइट, दरिया किनारे बैंकिंग यूनिट होता है और वो आपको वहां पे ये मनी एक्सचेंज करके देते हैं, राइट। और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथोराइज्ड by the RBI to deal in the foreign exchange and foreign securities.
अगर आपको ऑथोराइज पर्सन बनना है, यू आर सपोज टू मेक द एप्लीकेशन टू द आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ, अथॉरिटी दे सकता है किसी भी पर्सन को एंड के वो लोग डील कर सके फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन सिक्योरिटीज के अंदर, एज ऑथोराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, एज एडमिट रिस्पेक्ट। ठीक है, कोई भी बंदा अगर ऐसा काम करना चाहता है तो वो बंदा आरबीआई को एप्लीकेशन करेगा, एंड आरबीआई आपको उस चीज की अथॉरिटी दे देगा टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फिर इस बंदे को हम सिर्फ पर्सन न बोलते हुए, इसके पास अब आरबीआई ने अथॉरिटी दे दी है, तो फिर हमारे लिए ऑथोराइज्ड पर्सन हो जाएगा। क्लियर है? ये ऑथोराइज्ड पर्सन जो है गाइस, एट ये ऑथोराइज्ड पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर काम करता है, पब्लिक इंटरेस्ट का वायोलेशन किया तो उसको दिया गया लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिवोक द ऑथराइजेशन, अगर उसको ऐसा लगता है कि यस ये रिवोकेशन पब्लिक इंटरेस्ट में अनिवार्य है। राइट, जब नोटबंदी हुई थी गाइस, तब ऐसे लोग पुरानी नोट लेके राइट विदाउट एनी कंप्लायंसेस आपको चाहे उतने फॉरेन करेंसी दे रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था, अगर उनके पास ऐसा कोई भी अनडिस्क्लोज्ड मनी पड़ा है, राइट, सपोज 10 लाख रुपया पड़ा है, तो 10 लाख रुपए बैंक में जाएंगे और जमा करवाएंगे तो लोचा हो जाएगा, पुरानी नोट सब तो चल नहीं रही है। तो ये 10 लाख रुपए आपने पुरानी नोट्स इसको दे दिया, फॉरेन एक्सचेंजर, मतलब कि ये ऑथोराइज पर्सन को दे दिया। ठीक है, और आपके पास क्या आ गया? फॉरेन करेंसी आ गया। ठीक है, आपके पास क्या आ गया गाइस? फॉरेन करेंसी आ गया। अब आपने क्या किया? जब नए नोट मार्केट में फ्लो में आ गई, तब आपने क्या किया? यही पर्सन ने ये फॉरेन करेंसी यहाँ पे जमा करवाया, सामने अब क्या ले ली? आपने नए नोट्स ले लिए। समझ में आ रहा है? राइट, आपका काम हो गया। ये भाई साहब को भी वहां पे मजे पड़ गए, क्यों? बिकॉज इसने तगड़ा कमीशन लिया उस टाइम पे। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो अगर ऐसी कोई चीजों में आप पकड़े गए तो फिर लोचा है ना, राइट? इसीलिए बोला कि अगर इनको ऐसा लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में किसी का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, तो डेफिनेटली वो लोग ये चीज कर सकते हैं। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, राइट? अगर आपने आरबीआई की कंप्लायंसेस नहीं, फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस और द कंडीशंस ऑफ द आरबीआई, राइट, तो वहां पे आपको छोटा सा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, बट यस बाद में आपसे ये रिवोकेशंस तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैज कॉन्ट्रावेंट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, डायरेक्शंस या ऐसा कुछ भी अगर आप करते हो तो यस आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, ऐसा माना जाएगा। तो गाइस इनकी कुछ ड्यूटीज होती है टू कंप्लाई विद द आरबीआई डायरेक्शन, कोई अनलॉफुल ट्रांजैक्शंस के अंदर एंटर नहीं होना है, टू एंश्योर दैट कि आरबीआई का एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस वो आप टाइम टू टाइम बेसिस पे कंप्लाई कर रहे हो, आप आरबीआई को रिपोर्टिंग कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, राइट? जो उनको ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रावेंशन के अंदर है, तो यस आपको यहाँ पे राइटिंग में ये चीज बताना भी पड़ेगा। सेम सेक्शन 11 के अंदर आरबीआई के पास भी पावर है, कम ऑन गाइस, ये ऑथोराइज पर्संस जो मनी चेंजर है, राइट, इनके पास वहां पे आरबीआई के पास भी पावर सेक्शन 11 में कि वो उनके ऊपर डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं, वो उनसे इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं, वो उनके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं अगर इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया, राइट? तो यस अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है किसी डायरेक्शन का, या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है जो आपको फाइल करना चाहिए था, राइट, आपको 10,000 रुपए तक का पेनल्टी ले सकता है। एंड अगर आपने ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रखा तो आपको 2,000 रुपए पर डे का पेनल्टी भी लग सकता है। बट यस बिफोर चार्जिंग एनी पेनल्टी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। तो सेक्शन 10 में इसकी ड्यूटी है, समझना गाइस, ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है? ऑथोराइज पर्सन की। सेक्शन 11 में आरबीआई के पास पावर है डायरेक्शंस इश्यू करना, इंफॉर्मेशन मंगवाना, पेनल्टी इंपोज करना। सेक्शन 12 में अगेन आरबीआई के पास पावर है बट इंस्पेक्शन के पावर से, राइट? आरबीआई कैन इंस्पेक्ट ऑथोराइज पर्सन, राइट? ऑथोराइज पर्सन का इंस्पेक्शन वो कर सकती है, राइट? उनको ऐसा लगता है तो आरबीआई किसी ऑफिसर्स को अथॉरिटी भी दे सकती है। आरबीआई एट एनी टाइम cause an inspection to be made by any officer of the Reserve Bank specially authorized in writing by the Reserve Bank in this behalf
of the business of any authorized person as may appear it to be necessary or expedient for the purpose of verifying the correctness. ये इंस्पेक्शन हम क्यों करवा रहे हैं? करेक्टनेस हमको उसके स्टेटमेंट का, उसके इंफॉर्मेशन का, उसके पर्टिकुलर्स का, वी नीड करेक्टनेस कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, इसको वेरीफाई करने के लिए हम इंस्पेक्शन करवा रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट. Second point, we need we have to obtain any information of the particulars from the authorized person and fail to furnish on being called. हमने उससे इंफॉर्मेशन मंगवाया, उसकी इतनी औकात कि वो इंफॉर्मेशन न दे, चलो हम इंस्पेक्शन करवाते हैं. राइट, ये इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए हम क्या करवाते हैं गाइस? इंस्पेक्शन करवाते हैं. यस, किसी कंप्लायंस को सिक्योर करने के लिए कि वो ऐसा लग रहा है कि उसने ये रूल्स रेगुलेशंस या डायरेक्शंस को कंप्लाई किया कि नहीं किया, ये सब कुछ तो ऑडिट करके पता चलता है, ये सब कुछ तो इंस्पेक्शन करके पता चलता है. देन यस, सेक्शन 12 में आरबीआई के पास पावर है कि वो वहां पे इंस्पेक्शन करवा सकते हैं. किसके इंस्पेक्शन की बात चल रही है गाइस? ऑथोराइज्ड पर्सन के इंस्पेक्शन की बात चल रही है. यस, यू आर सपोज्ड टू प्रोड्यूस all the informations and the documents as may be demanded by the RBI and officers, right? It shall be the duty of every authorized person to produce before the authorized officers of the RBI. जब कभी भी वो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो आपको ये सब कुछ चिट्ठा उसको देना पड़ेगा. आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ वो इनकी कस्टडी में रख सकते हैं. उनको कोई स्टेटमेंट चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. Duties of the acquirer of the foreign exchange. Yes, इसने बोला any person who acquires the foreign exchange for a particular purpose. ठीक है, आपके पास सपोज आपको कनाडा जाना था, समझ रहे, आप ऐसे ऑथोराइज पर्सन के पास गए, आपके पापा ने आपको 10 लाख रुपए दिए कि बेटा ये लेके जा एंड कैनेडियन डॉलर लेके आ. आपने 10 लाख रुपए वहां पे दिए, 50 रुपए का भाव चल रहा था, आपको 20,000 कैनेडियन डॉलर उसने दिया. ठीक है, आपको क्या था? आपको कनाडा जाके स्टडी करना था, फीस भरनी थी, इसी के लिए आपने ये कन्वर्जन करवाया था. आपने इंडियन करेंसी दी थी ऑथोराइज पर्सन को, ऑथोराइज पर्सन ने आपको फॉरेन करेंसी दिया था. ठीक है, समझना गाइस, फॉरेन करेंसी आपको दिया था. अब एनी पर्सन, मतलब आप, who acquire the foreign currency, foreign exchange for a particular purpose must use it for such purpose only. आप फिर वहां पे बोलो नहीं चलो 20,000 अब कैनेडियन डॉलर आए हैं, चलो कनाडा जाके घूम फिर के वापस आ जाते हैं. जिस पर्पस के लिए आपने मांगा है उसी पर्पस के लिए आप फुलफिल करोगे. Accordingly, a person was acquired foreign exchange for purpose specified in the declaration made by him to any authorized person shall be deemed to have committed contravention. अगर आपने किसी और पर्पस के लिए, right, a person who has acquired foreign exchange for any purpose which is specified in the declaration made by him to authorized person shall be deemed to have contravention. अगर आपने उसको उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, यूज नहीं करना था आपको, कनाडा जाने का कैंसिल हुआ, कोई बात नहीं, उसको सरेंडर कर दो गाइस. आप फॉरेन करेंसी अगर अपने पास रखोगे तो उसको वायोलेशन माना जाएगा. यू आर सपोज्ड टू सरेंडर द सेम टू द ऑथोराइज्ड पर्सन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, right, or use the foreign exchange so acquired for any other purpose. आपने किसी और पर्पस के लिए जो permitted है ही नहीं, which purchase or acquisition of the foreign exchange is not permissible, कि जिसके लिए परमिशनल ही नहीं था. राइट, आपने दुबई में घर ले लिया, अब वो उसके लिए तो आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ता है. राइट, और बात ये हुई थी कि आपको तो दुबई स्टडी करने के लिए जाना है, आपने तो दुबई में जाके एसेट्स बसा लिया. राइट, अगर ऐसा कुछ किया है आपने तो उसको वायोलेशन माना जाएगा गाइस. This is what section 10, 11, 12. ठीक है, बीच में एक पॉइंट आ गया तो हमने ऑथोराइज पर्सन क्या है उसको समझने के लिए पूरा चिट्ठा ही देख लिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बस जो कर रहे थे, क्या बोला इसने? सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है, वो सिर्फ अलाउ कर रहा है ऑथोराइज पर्सन को. ऑथोराइज पर्सन कैन ओनली डील एंड ट्रांसफर द फॉरेन एक्सचेंज एंड द फॉरेन सिक्योरिटीज और कैन मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू गाइस, कैन रिसीव द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू गाइस. मतलब के गवर्नमेंट का जो पर्पस था, है गाइस, कम ऑन, गवर्नमेंट का जो पर्पस था, सर क्या पर्पस था? तो गवर्नमेंट का पर्पस था कि ये फॉरेन करेंसी अपने पास मैक्सिमम रहनी चाहिए. क्यों? बिकॉज फॉरेन करेंसी मैक्सिमम रहेगी तो ही तो जाके आप इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बना पाओगे. तो ही तो जाके जब किसी सीजन में, किसी बारिश की सीजन में अगर बारिश नहीं होती है, कम ऑन गाइस, राइट, तो उस टाइम पे फिर गेहूं कहां से लाओगे?
राइट। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो सर उसके लिए हमारे पास वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी होना चाहिए। सर वो तो आरबीआई छापती नहीं है, वो कैसे आएगा? तो यस, आपको दो चीजों के लिए ध्यान रखना है। एक तो आपको एक्सपोर्ट को प्रमोट करके मैक्सिमम फॉरेन करेंसी इकट्ठी करनी है, एंड दूसरा आपको सामने ये भी ध्यान रखना है कि अपने पास जो फॉरेन करेंसी पड़ा है वो फॉरेन करेंसी बेफिजूल का खर्चा ना हो जाए, और कोई भी पर्सन स्टडी के लिए लेके गया और खर्चा कर लिया, असेट्स ले लिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो तरीके से आप सक्सेसफुल बन सकते हो, दो तरीके से आप पैसों वाले बन सकते हो। दूसरा, एक तो आप मैक्सिमम पैसा कमा रहे हो, दूसरा जो पैसा आपके पास पड़ा है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अगर आप फिजूल का खर्चा करते जाओगे तो गाइस खर्च करने के लिए सिर्फ 2 ही दिन लगते हैं, पूरे महीने की कमाई को खर्च करने के लिए मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, फॉरेन करेंसी को अगर संभाल के नहीं रखा, 1 महीने के अंदर पूरी फॉरेन करेंसी आप खाली भी कर सकते हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट दो चीजें, एक तो रोक टोक लगा रही है कि भैया आप सीधे सीधे डीलिंग नहीं कर सकते। इट मीन अगर आपको सीधा डीलिंग करने दिया तो ही आप वहां पे उसको वायोलेशन करोगे ना। आपको सीधा डीलिंग करने दिया तो ही आप फॉरेन करेंसी को लेके अपने जेब के अंदर या स्विस अकाउंट के अंदर डाल दोगे ना, स्विस बैंक के अंदर डाल दोगे ना। ऐसा हम आपको कर नहीं दे रहे। सेक्शन 3 आपको प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है कि भैया आप क्या नहीं कर सकते, तो आप फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज के अंदर डील नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं ले सकते। बीच में आपको ऑथोराइज्ड पर्सन रखना ही पड़ेगा। ऑथोराइज्ड पर्संस कैन डू दैट ऑन बिहाफ ऑफ यू गाइस, सिंपल एज दैट। I hope the motto is clear. I hope the object of this act is clear with you guys. ठीक है, सो यस, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये स्टोरी बताया था, सो दैट आपको रिलेट कर पाओ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये एक्ट क्या बताना चाहता है। उसका डेफिनेशंस हमने देखा, देन उसके बाद हमने ऑथोराइज पर्सन क्या होता है वो देखा। सेक्शन 3 हम देख रहे हैं, वो बात कर रहा है प्रोहिबिशंस है, नहीं कर सकते बॉस, संभल जाना। राइट, क्या बोलता है सेक्शन 3 सब सेक्शन डी क्या बोलता है, 3D। राइट, वो बोल रहा है a person to enter into any financial transactions, financial transactions के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट दिया है, यहाँ पे उसका रेफरेंस है। In India as consideration for or in an association with acquisition or creation or transfer of a right to acquire any assets outside India by any person, right? Meaning thereby यहाँ का बंदा वहां पे कोई assets acquire करना चाहता है, कोई right acquire करना चाहता है, कोई security create करना चाहता है, ऐसे कोई भी financial transactions आप नहीं कर सकते, you are prohibited। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या आ जाता है, तो ऐसा ने बोला, इसका मतलब होता है इट्स बीन डिफाइंड टू मीन मेकिंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट टू एनी पर्सन, रिसीविंग एनी पेमेंट फॉर बाय ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर कुछ भी आ सकता है, लाइक ड्राइंग, इशूइंग, नेगोशिएटिंग एनी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट और ट्रांसफरिंग एनी सिक्योरिटीज और एक्नॉलेजिंग एनी डेट ओवर दैट। ये सब कुछ इसके अंदर कंसीडर हो सकता है। यस, यू आर प्रोहिबिटेड फॉर द सेम, यू कैन नॉट डू दिस, ऐसा आप नहीं कर सकते। You are not allowed guys। क्या बोला, restrictions in the dealings, yes, no person shall be held in or transfer any foreign exchange or foreign securities to any person not being an authorized person, meaning thereby authorized person is allowed, other than that you are not allowed। restrictions, आप डीलिंग नहीं कर सकते, आप पेमेंट नहीं कर सकते। no person shall make payment, यहाँ पे ना क्या बोला, no person shall deal, no person shall make payment to or for the order of any person resident outside India in any manner। रिसीव्स करने के लिए भी यस, no person shall receive, फिर ये एक्सेप्शंस है, अदरवाइज क्या आप ऑथोराइज पर्सन के थ्रू रिसीव करते हो तो चलेगा। एनी पेमेंट बाय ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो भी आपकी रिसिप्ट्स आएगी सामने आपको इनवर्ड रेमिटेंस दिखाना पड़ेगा। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3C वेयर एनी पर्सन इन और रेसिडेंट इन इंडिया, राइट, बंदा कहां का है गाइस, इंडिया का है, रिसीव्स एनी पेमेंट, और वो पेमेंट रिसीव करता है by or on order of on behalf of the person resident outside India through any other person, right, without corresponding inward remittance from any place outside India, then such person shall be deemed to have received such payment otherwise through an authorized person, meaning thereby कि आपके पास रेमिटेंस होना जरूरी है। सिंपल वर्ड्स में पढ़ाता हूँ guys। in other words if a person resident in India receives any advance payment from a person
from an authorized person, right? Advance payment अगर आपके पास आया है, the person resident in India shall be deemed to have received the payment otherwise through an authorized person. समझ में आ रहा है, right? It shall be regarded as contravention of the FEMA regulations. ऑथोराइज पर्सन के पास कोई फॉरेन एक्सचेंज का रिसिप्ट नहीं आया है ना? फिर से पढ़िएगा. इन अदर वर्ड्स, इफ अ पर्सन जो इंडिया में रहता है, मिस्टर बाबूलाल ने रिसीव किया कोई एडवांस पेमेंट, कहां से? ऑथोराइज पर्सन से. That is where an authorized person has not received the foreign exchange from the person resident outside India. But foreign person resident outside India ने क्या नहीं किया है अभी authorized person को. Otherwise, see, समझना गाइस, चेन क्या होता है कि जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI, ये ऑथोराइज पर्सन को देगा और ऑथोराइज पर्सन बाबूलाल को पेमेंट करेगा. आपने अभी ये यहां से जो पेमेंट आना चाहिए था PROI से, वो भी आया नहीं है, राइट? ये डॉलर के अंदर आता, ये पेमेंट आया नहीं है. ऑथोराइज पर्सन ने अगर यहाँ पे पेमेंट बाबूलाल ने ले लिया है कि बस मेरा एडवांस पेमेंट आया है, आप मुझे पेमेंट कर दो, राइट? तो अगर ऐसा किया तो उसको वायोलेशन माना जाएगा. देखिए अब बढ़िए, इफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब हमारे बाबूलाल, राइट? तो क्या बोला? रिसीव्स एनी पेमेंट फ्रॉम अ ऑथोराइज पर्सन. ऑथोराइज पर्सन से इसने कोई पेमेंट रिसीव कर दिया है, ठीक है? That is where the authorized person has not received any foreign exchange from the PROI. इसने PROI से अभी क्या नहीं हुआ है गाइस, कोई पैसा आया नहीं है, right? The person resident in India shall be deemed to have been received person payment otherwise through an authorized person. Yes guys, तो इसने जो पेमेंट रिसीव किया ऐसा माना जाएगा कि उसने ऑथोराइज पर्सन से नहीं लिया है, एंड इट इज अ वायोलेशन ऑफ FEMA. मतलब कि यहाँ से जब क्रेडिट आ जाए तभी आप ये पेमेंट लीजिए, अदरवाइज लोचा हो जाएगा. So yes, restriction in dealing, restriction in payment, restrictions on receipts. आपका जो भी रिसिप्ट है वो सपोर्टेड होना चाहिए इनवर्ड रेमिटेंस, मतलब कि पैसा PROI से आया है तभी जाके आप लीजिए, अदरवाइज अगर आपने एडवांस में ले लिया तो वो वायोलेशन है. इनवर्ड रेमिटेंस मतलब के रेमिट किया कहां से? फॉरेन से रेमिट किया है. कम ऑन गाइस, दिस इज व्हाट इनवर्ड. PROI जब ऑथोराइज पर्सन को देता है, ये आपका इनवर्ड रेमिटेंस होना चाहिए. ये इनवर्ड रेमिटेंस आप, ये बाबूलाल यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस पेश करेगा, ये लो हमारा इनवर्ड रेमिटेंस देखो आ गया है. दिस इज द प्रूफ कि PROI ने आपको पेमेंट दे दिया है, राइट? अब हम, आपके पास जो डॉलर आया है उतने रुपए का हमको रुपी दे दो. ऑथोराइज पर्सन डॉलर किसके पास रख रहा है? अपने पास रख रहा है. क्यों? बिकॉज ऐसे ही तो दुनिया चलती है, ऐसे ही तो देश चलता है, समझ ना? इसीलिए जब पाकिस्तान को कोई गुड्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो क्या हम पाकिस्तान की करेंसी लेंगे? नहीं नहीं. पाकिस्तान के पास सपोज इंडिया की करेंसी पड़ी तो हम वो लेंगे? नहीं नहीं. तो हम क्या करेंगे? हम उनसे बोलेंगे तो हमको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी दे. बिकॉज पाकिस्तान का करेंसी फिर यूएसए कोई चीज मंगवानी है यूएसए से, तो वो एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं ना. तो हम उनसे क्या बोलते हैं कि अगर तेरे को गुड्स लेना है हमसे तो तू हमको क्या दे दे भैया? वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी दे दे, तभी जाके हम तेरे को प्रोवाइड करेंगे. समझ में आता है क्या? राइट? तो इससे क्या होगा? हमारा फायदा, हमारे पास जो चीजें एक्सेस में थी वो हमने एक्सपोर्ट कर दी, सामने हमने वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी ले लिया जो हमारे पास रिजर्व्स में रहेगा. आप एक्विजिशन नहीं कर सकते, ठीक है? एक्विजिशन आप नहीं कर सकते असेट्स का जो आउटसाइड इंडिया है. कैसे? सो यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ असेट्स आउटसाइड इंडिया, no person shall enter into any financial transactions in India as consideration for or in association with the acquisition, creation or transfer of a right to acquire any assets outside India by any person. Yes, relaxations आपको वहां पे मिल सकते हैं. All the restrictions mentioned under section 3 may be relaxed in the following manner. अगर आपको एक्ट में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई प्रोविजंस, जनरल परमिशन आरबीआई ने दे दी है, स्पेशल परमिशन आरबीआई ने दे दी है, राइट? या फिर वो प्रोविजंस बना के आपको अलाउ कर रखी है इतने अमाउंट के लिए आप डीलिंग कर सकते हो, ऑथोराइज पर्सन की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वैसे आपको रिलैक्सेशंस मिल सकता है. बाकी आपको कोई रिलैक्सेशंस की कोई गुंजाइश नहीं है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनरल परमिशन दे दिया है टू बाय फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद एनी लॉ
rules made thereunder any foreign exchange in the form of postal order or money order. ठीक है, पोस्टल ऑर्डर एंड मनी ऑर्डर के लिए अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज परचेज करना है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ पोस्टल ऑर्डर और मनी ऑर्डर, अगर आप क्या करना चाहते हो गाइस, फॉरेन एक्सचेंज लेना चाहते हो तो जनरल परमिशन है, यहाँ पे आपको ऑथराइज पर्सन को पिक्चर में लाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि सपोज बाबूलाल अगर पोस्ट ऑफिस में जाता है, राइट, एंड पोस्ट ऑफिस में जाके बोलता है ये लो अपनी इंडियन करेंसी और मुझे फॉरेन के पोस्टल ऑर्डर दे दो। हम करेंसी नहीं ले रहे फॉरेन की, बट यस पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर आप वहां पे करवा रहे हो किसी को पेमेंट करने के लिए, किसी और चीज के लिए, तो वो आप कर सकते हो। यस, अब यहाँ पे आपको ऑथोराइज पर्सन की वहां पे पिक्चर में लाने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग के आरबीआई ने आपको जनरल परमिशन इस चीज के लिए देती है। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो, इफ यू आर डूइंग एनी ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू इन द इंडियन रुपीज बाय और विथ, मतलब ये लोग करते हैं इनके साथ करते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 3 का ये जो BCD वाला प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा। सर BCD वाला नहीं होगा मतलब ये रहा देखो सेक्शन 3 का, ये अपना BCD है, मतलब कि आप डीलिंग नहीं कर सकते, बट यस पेमेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिसिप्ट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट, एंड डी एक्विजिशन ऑफ असेट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओहो सर ये आपको अलाउ किया है? यस, अगर कोई बंदा इंडियन सिटीजन के साथ नेपाल में रहता है, भूटान में रहता है, रेसिडेंट नेपाल भूटान है, इनके साथ अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो, रिसिप्ट का, पेमेंट का, असेट्स का, यू आर अलाउड। आपकी कोई ब्रांच है नेपाल भूटान के अंदर और आप उनके साथ कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, यू आर अलाउड। ब्रांच आपकी नेपाल भूटान के अंदर है, राइट, और सिटीजन यहाँ पे इंडिया का है, यू आर अलाउड। एज अ पार्टनरशिप फर्म कैरी ऑन कर रहे हो, एज अ कंपनी कैरी ऑन कर रहे हो, कॉर्पोरेशन कैरी ऑन कर रहे हो, इन शॉर्ट आप नेपाल एंड भूटान के साथ कोई भी रिसिप्ट पेमेंट वगैरह, बिकॉज वहां पे भी इंडियन करेंसी चलता है गाइस, राइट, तो अगर आप इनके साथ कोई डीलिंग कर रहे हो तो कानून ने बोला कि यस वहां पे आपको कोई पाबंदी नहीं है, यू आर अलाउड फॉर द सेम, राइट, इसके लिए हम आपको जनरली परमिट कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यस आप अपने पास होल्ड नहीं कर सकते। No person resident in India shall acquire, hold, possess, own, transfer any foreign exchange, foreign securities, or any immovable property resident situated outside India, except ये एक्ट के अंदर या जनरल स्पेशल ऑर्डर अगर आरबीआई ने दिया है और तब आप कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डील विद द सेम, राइट, आप वहां पे डीलिंग नहीं कर सकते। Yes guys, this is what all about the foreign exchange management जिसमें हमने ऑथराइज पर्सन के बारे में, प्रोहिबिशंस के बारे में और सबके बारे में देखा, राइट। नाउ अपने पास ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है डिस्कस करने के लिए, एंड देन उसके बाद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है। बट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में देखोगे उसमें सारे स्केड्यूल्स है कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसमें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर फॉल होता है, उसकी लिमिट्स है, फैसिलिटीज एंड ऑल वो सब कुछ दिया हुआ है, राइट, ये उसके रेमिटेंस के वहाँ पे आंकड़े हैं कि कितना आप रेमिट कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो चीज, इसकी प्रोसीजर्स क्या है, LRS एंड एवरीथिंग। देन उसके बाद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, राइट, बड़ी वाली कैट, छोटी वाली कैट, ठीक है, हमने सेक्शन 4 तक तो देख लिया। सेक्शन 5 जो है, राइट, वो छोटी वाली कैट है, सेक्शन 6 जो है वो बड़ी वाली कैट है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो यस वो भी अपन को देखने का है। सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करता है, सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करता है। 10, 11, 12 ऑलरेडी हमने देख लिया, तो फिर सेक्शंस कौन से बचेंगे? 7, 8, 9, ये एग्जांपल्स है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के। सेक्शन 4 तक हो गया है, 10, 11, 12 हो गया गाइस। देन वहां पे FDI 2016 एंड ऑल ये सब कुछ भी है, राइट। यहाँ पे आपको जो जो एप्लीकेबल होगा, फिर आपको रिवीजन करने के लिए ये नोट्स वैसे भी बहुत इनफ हो जाएगा गाइस, फटाफट आप उसको रिवाइज कर पाओगे। Yes guys, so from the next session, that is tomorrow we'll discuss about current account transactions and as well as capital account transactions. Tomorrow's session will be most important guys,
ये चीजें समझने के लिए कि छोटी वाली कैट बड़ी वाली कैट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, राइट। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इसके अंदर वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके रूल्स है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखोगे अगर ये करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो है गाइस वो कहां से कहां तक चलेगा, तो यस ये पेज नंबर 16 से चालू होता है, ठीक है। तो पेज नंबर 16 से ये ऑलमोस्ट पेज नंबर 30 तक चलेगा, 25 से 30 तक चलेगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। इसके इतने सारे क्वेश्चंस भी दिए होंगे। यस ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पेज नंबर 26 पे दिया फिर उन्होंने, एंड देन फिर उसके रेगुलेशंस दिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के। ये देखिए, ठीक है। यस यहाँ तक वो चलता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, राइट। फिर सेक्शन 7 है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो अपन डिस्कस करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट उसके रूल्स वगैरह उन्होंने जो बनाया है वो भी अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सो यस 3 मोर सेशंस टू गो टू फिनिश दिस चैप्टर। आपको कोई डाउट है देन प्लीज आस्क। आज जितना भी पोर्शन खत्म किया उसमें आपको अगर कोई डाउट है देन यस फील फ्री टू आस्क। क्रिप्टो करेंसी अगर आएगा तो फेमा की जरूरत पड़ेगी, फिर भी फेमा तो रहेगा गाइस, कोई रेलेवेंस नहीं है। वैसे है वैसे नहीं है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो आपको इसी में डील करना है। यस एनी अदर डाउट? रिस्ट्रिक्शन पार्ट में क्या दिखाऊं, क्या फिर से एक्सप्लेन करूं निधि? रिस्ट्रिक्शन पार्ट एज इन विच सेक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट? यस एक्विजिशन ऑफ असेट्स आउटसाइड इंडिया, तो वहां पे मना कर दिया है गाइस 3D के अंदर। अगर आप देखोगे जो निधि का डाउट है, राइट, तो उन्होंने वहां पे बोला यस यू आर नॉट अलाउड टू डील विद द सेम, ठीक है। अगर आपको फॉरेन में एसेट्स लेना है तो इट इज नॉट मच इजी, राइट। यहाँ पे आपको बहुत सारी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। ये आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हो जाएगा गाइस, राइट। अभी इतना भी पैसा अपने पास नहीं पड़ा है कि आप बिकॉज आपके पास तो यहाँ पे आप डॉलर तो कमाते नहीं हो, आपके पास क्या होगा, इंडियन करेंसी होगा। अब इंडियन करेंसी आपके पास है, ठीक है, आपने ऑथोराइज डीलर से एक्सचेंज करवा लिया और बड़ी मात्रा में आपने डॉलर्स ले लिए यहाँ से और बोल रहे मुझे करना क्या है, तो मुझे वहां जाके घर लेना है, राइट। तो उसने बोला कि भैया ये सारी चीजों के लिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये हम आपको तभी अलाउ करेंगे जब आप खुद कमा रहे हो, ठीक है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप खुद फॉरेन में अर्निंग कर रहे हो, मोचीलाल की तरह आप भी जूते बेच के एक्सपोर्ट करके डॉलर कमा रहे हो, राइट। तो फिर हम आपको वहां पे कुछ देख सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, बट फिलहाल तो हम आपको क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो यू आर नॉट अलाउड, बिकॉज हमारा एम क्या है, मैक्सिमम फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज जो है वो अपने हाथ में रखना। यस गाइस, किसी और को कोई डाउट है? एनी रेमिटेंस फ्रॉम लिविंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडियन फॉर लिविंग? हाँ हाँ यस आप भेज सकते हो। इंडिया वाला बंदा अगर बाहर भेजना, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर आएगा, ठीक है, तो उसको अपन भेज सकते हैं डियर। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली आपको उसके ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कल अपन डिस्कस करेंगे, वो फॉलो करना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन शेयर्स आप परचेज सेल करते हो क्या, उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है? फॉरेन शेयर्स परचेज सेल में नहीं होगा, बट फिर जब आप उसके पेमेंट रिलेटेड जो भी चीजें आएगी उसमें आपको वहां पे उसका डिक्लेरेशंस, आप जब कभी भी फॉरेन के शेयर्स के अंदर डीलिंग करते हो तो आपने दे दिया होता है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे डिस्क्लोज कर देंगे। आपके अकाउंट्स के अंदर वो रिलेटेड ही, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने सिस्टम के साथ जुड़ दी है। तो अगर आप नहीं भी बताना चाहोगे तब भी उनको पता चल जाएगा कि ये सब फॉरेन शेयर्स के अंदर डीलिंग कर रहे हो, उसमें आपको इतना फायदा हुआ, गेन हुआ, जो भी पैसा आया है, राइट, तो वो कन्वर्ट होके ही आएगा।
कोई सपोज मेरा छोटा भाई है, वो बाहर रहता है, दुबई रहता है, राइट, वहां से उसने पेमेंट भिजवाया मुझे, तो वो वहां पे डालेगा, वो तो फॉरेन करेंसी डालेगा, यहाँ पे फॉरेन करेंसी आया, राइट, तो वो अपना गवर्नमेंट ले लेगा, मुझे तो वो रुपी में कन्वर्ट करके सीधा बैंक अकाउंट के अंदर देगा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ से क्या विड्रॉ करूंगा गाइस, रुपी ही विड्रॉ करूंगा, सिंपल। क्लियर है गाइस? यस, सो यहाँ तक रखते हैं आज, एंड अकॉर्डिंगली कल अपन इसको आगे बढ़ाएंगे to more sessions we have, not two I guess, one session tomorrow, right, and we'll try to give one more session if time permits, and accordingly अपन इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक ये खत्म हो जाएगा probably। डन गाइस, यहाँ तक रखते हैं आज।